हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 9.6 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और देखिए, आपके पास अवकल समीकरण कुछ इस प्रकार है कि dy बटे डी एक्स प्लस 2 × y बराबर साइन एक्स। तो देखिए, इस सवाल को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है पिछली प्रश्नावलियों तक, और अब हमें इस प्रश्नावली में कैसे सवाल करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यदि कोई भी अवकल समीकरण होती थी तो अभी तक हमने केवल दो मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड होता था पृथक्कीकरण। पृथक्कीकरण का मतलब ये होता था जिसमें हम dy के संग y वाले पद और dx के संग x वाले पद कर लेते थे। तो वो हमने सीख लिए कुछ प्रश्नावलियों में। दूसरा मेथड हमारे पास होता था समघातीय अवकल समीकरण वाला। तो समघातीय अवकल समीकरण जब भी अपने पास होता था तब हम उसमें y बराबर vx लगा देते थे और फिर उसके बाद वो पृथक्कीकरण अवकल समीकरण में बदल जाता था। तो वो तो आप जानते ही थे। अब जो तीसरा तरीका है वो है आपके पास रैखिक अवकल समीकरण वाला। तो रैखिक अवकल समीकरण समझ लेते हैं कि ये सवाल कैसे होते हैं और इनको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर पहचानते कैसे हैं कि रैखिक अवकल समीकरण आपके पास है, और फिर बाद में हम देखेंगे कि आखिर क्या हम इसमें करते हैं कि इसको ये आपके पास हल हो जाता है। तो देखिए, जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का अवकल समीकरण आ जाए, मैं यहां पर एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। और यहां पर जो p है और जो q है वो या तो x के फलन हो या अचर होने चाहिए। हो सकता है p x का फलन और q अचर हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, p और q सभी पॉसिबल हो सकते हैं, बस x के फलन या अचर में से ही होने चाहिए। तो जब भी आपके पास ऐसा समीकरण दिखाई देगा तो हम बोलते हैं कि ये आपके पास रैखिक समीकरण हो जाता है। तो आप ये देखो कि आपके पास ये देखिए, यहां पर अगर इस प्रश्न में देखोगे तो dy बटे डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स है। तो देखो, ये देखो दो अचर राशि है और q मतलब ये देखो बराबर के बाद जो हमने लिखा था q, देखो ये x का फलन है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये जो dy बटे डी एक्स प्लस 2 × y बराबर साइन एक्स लिखा हुआ है, ये आपके पास रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक समीकरण के बजाय रैखिक अवकल समीकरण बोले इसे, क्योंकि हम अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं। तो रैखिक अवकल समीकरण आ गया, जिसको हम अंग्रेजी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, अर्थात शॉर्ट में एलडीई बोल देते हैं। तो अब ये देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे हम पहचानते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो ध्यान रखें कि अभी अगर मैं आपको बताऊं कि जो हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहले आप समाकलन गुणक निकालेंगे। समाकलन गुणक समझ लेते हैं क्या होता है। समाकलन गुणक, जिसको हम अंग्रेजी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, तो इसे हम IF बोल सकते हैं। ये होता है e की घात p dx के बराबर। तो समाकलन गुणक सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी निकालने की। ध्यान रखें, यहां पर प्लस चिन्ह लगाना ही होगा हमें। तो फिर हम देखेंगे p क्या है, चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो e की घात p dx का समाकलन आप कर देंगे तो ये समाकलन गुणक हो जाता है। जब समाकलन गुणक आपके पास आ जाता है तो देखिए जो हल होता है, मतलब व्यापक हल, देखिए कैसे लिखते हैं। y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए यहां पर चूंकि dy बटे dx है तो y आप लिखोगे और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का समाकलन। ये आपके पास आंसर हो जाता है हल का। तो अब देखो, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, अब हम इस प्रश्न पर आ जाते हैं। तो यहां पर आप देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, मैंने आपको बताया, e की घात, देखो ये क्या है, +2 लिखा हुआ है, तो 2 गुणा dx आ गया। तो इस तरीके से e की घात 2x आ गया, ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आप ऐसा ना हो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहां पर c लगा दें, तो यहां पर वैसे लगाना चाहते हो लगा दो, नहीं तो ना ही लगाएं, सबसे एंड में हम एक बार लगाएंगे। फिर देखिए, जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो अब हम व्यापक हल के लिए समझते हैं। तो व्यापक हल देखिए, हमने आपको बताया y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e की घात 2x बराबर q क्या है अपने पास, साइन x है, और देखिए ये गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e की घात 2x, ये dx आपके पास यहां से हो गया।
तो अभी आप ये देखो कि हमें बस इसका कैसे भी समाकलन पता लग जाए तो हमारा ये व्यापक हल आ जाएगा यहाँ इस प्रश्न का। तो अब हम बेसिकली इसका हल निकालेंगे। तो इसका हल निकालने के लिए आप यहाँ पर देखो, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं अलग से सॉल्व करता हूं, तो आई बराबर साइन एक्स गुणा ई की घात 2x है और dx, ये आपको समाकलन करना है। अब आप देखो कि यहाँ पर आपके पास दो फलन है, एक है साइन एक्स और एक है ई की घात 2x। तो दो फलनों का गुणनफल है, तो आइलेट फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं कि किसको हम पहला फलन माने और किसको दूसरा। साइन एक्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय फलन, और ई की घात 2x मतलब एक्सपोनेंशियल, या हम बोल सकते हैं चरघातांकीय फलन। तो अगर वरीयता देखोगे तो पहले नंबर पर ट्रिग्नोमेट्री फलन और दूसरे नंबर पर ई की घात 2x वाला आ जाएगा। तो इसको पहला फलन और इसको दूसरा फलन मान लेते हैं। तो चलिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आई बराबर पहला फलन जैसे का तैसा लिखा इनटू दूसरे फलन का समाकलन। तो देखो ई की घात 2x का समाकलन करोगे तो ई की घात 2x बटे 2 आ जाएगा, माइनस पहले फलन का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स, इंटू दूसरे फलन का समाकलन मतलब ई की घात 2x 1/2 मैंने बाहर लिख दिया और ये dx आ गया। अब फिर आप ये देखो कि यहाँ cos x गुणा ई की घात 2x आया, तो दो फलन दोबारा आएगा गुणा में, तो ये पहला फलन हो गया और ई की घात 2x आपने दूसरा फलन लिख लिया। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा आई बराबर, देखो जैसे का तैसा चल रहा है, तो साइन एक्स गुणा ई की घात 2x बटे 2 माइनस 1/2। अब देखो पहला फलन है cos x गुणा दूसरे फलन का समाकलन मतलब ई की घात 2x बटे 2 माइनस पहले फलन का अवकलन। तो देखो पहले फलन का अवकलन आपके पास माइनस साइन एक्स होता है, तो ये प्लस कर देता हूं साइन एक्स, और ई की घात 2x का समाकलन ई की घात 2x बटे 2, ये आपके पास आ जाएगा। तो आपने देखो इस तरीके से लिख दिया। अब ये देखिए आप कि आई बराबर देखो ई की घात 2x गुणा साइन एक्स बटे 2, ये तो आपके पास चल ही रहा है। अब माइनस 1/4 कॉस एक्स गुणा ई की पावर 2x आ गया, क्योंकि 1/2 आपने अंदर ले लिया तो ये आ गया। अब माइनस 1/2 का इधर करोगे तो माइनस 1/2। अब ये देखो दो यहां पर भी है तो माइनस 1/4 ही लिख देता हूं। अब देखो ये जो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x है, तो इसको तो मैं दोबारा आई बोल देता हूं। तो ये हो जाएगा आई प्लस आई बटे 4, क्योंकि आपने देखो इसको साइड ट्रांसफर किया इसका, तो ये आ जाएगा ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस, देखिए ये आ गया कॉस एक्स। अब यहां पर देखो 2 है और यहां 4 है, तो लासापा लोगे तो ये 2 आ गया और ये बटे 4 आ गया आपके पास। तो इस तरीके से देखो ये जोड़कर आपके पास 5i बटे 4 आ जाएगा, बराबर ई की पावर 2x अपॉन 4 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अभी देखिए 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से देखिए आई का मान जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा 1/5 ई की घात 2x कोष्टक में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये आपके पास आई आ गया। अब बेसिकली आप ये देखो जो आई था वो तो यही था आपके पास साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x का समाकलन x के सापेक्ष। तो इस तरीके से देखिए आपके पास जो हल हो जाएगा वो हो जाएगा y गुणा ई की घात 2x बराबर, यहां पर देखिए आपके पास अभी आपने निकाला है ये हो गया ई की पावर 2x बटे 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आप देखो सब जगह समाकलन कर दिया, तो एक जगह कहीं भी आप समाकलन का चिन्ह कोई भी होता है जो कांस्टेंट वो आप लगा दो, चाहे बाएं पक्ष में चाहे दाएं पक्ष में कहीं भी लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा आपने यहां पर लगा दिया, तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया। तो यही आपका हल हो जाएगा, अर्थात व्यापक हल हो गया। अब देखिए इसको हम एक तरीके से और आपको समझा सकते हैं कि कैसे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो देखो अभी हम क्या करते हैं कि जो e की पावर 2x है उसको भाग दे देते हैं हर पद में, तो ये आ जाएगा y, e की पावर 2x से भाग दिया तो ये कट गया, ये भी देखो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ये आ जाएगा c बटे ई की पावर 2x, लेकिन e की पावर 2x को ऊपर ले जाएंगे तो c इंटू ई की पावर माइनस 2x आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये दूसरा तरीका हो गया अपने उत्तर को प्रदर्शित करने का। तो आप इसमें से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, दोनों ही मेथड आपके पास बिल्कुल सही है, दोनों ही आंसर भी आपके पास बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम बढ़ लेते हैं।
आपको बोला गया कि निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और देखिए आपके पास अवकल समीकरण दिया हुआ है dy बटे डी एक्स प्लस 3y बराबर e की पावर माइनस 2x। तो यहां पर आप देखो दोबारा कि ये आपके पास dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इस तरीके का दिखाई दे गया। और यहां पर देखो p और मतलब 3 और e की घात माइनस 2x या तो अचर हैं या x के फलन हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि रैखिक अवकल समीकरण हो गया अर्थात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम LDE बोल सकते हैं। अब जब ये आपके पास आ गया तो सबसे पहले आप समाकलन गुणक निकालेंगे। समाकलन गुणक अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसको हमने IF बोलते हैं। ये आपके पास हमने बताया था e की घात p dx होता है। p मतलब देखो यहाँ पर 3 हो गया और ये dx आ गया, तो e की घात 3x आपके पास आ जाएगा। अब ये देखो आपके पास समाकलन गुणक आ गया। अब आपको तो व्यापक हल ज्ञात करना है, तो देखिए हल लिख दो या व्यापक हल लिख दो। तो व्यापक हल देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं यहां पर अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं, बराबर q गुणा, q का मतलब e की घात माइनस 2x है, तो यहां मैं e की घात माइनस 2x लिख देता हूं, गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका समाकलन, ये आपके पास होता है। तो अब देखो यहां पर हम यूज करते हैं, तो y गुणा IF है आपके पास e की घात 3x बराबर e की घात माइनस 2x गुणा IF है e की घात 3x और ये dx आ गया। तो इस तरीके से आप देखो y गुणा e की घात 3x बराबर e की घात, देखिए ये 3x और ये माइनस 2x घात है, तो ये घातें तो जुड़ जाती हैं क्योंकि आधार मतलब e समान है, तो 3x माइनस 2x मतलब x बचेगा, तो e की घात x dx आपके पास ये आ जाएगा। तो यहां से अब आप ये देखो y इंटू ई की घात 3x बराबर e की घात x का समाकलन करोगे x के सापेक्ष, तो e की घात x ही आएगा और अंत में आप कोई भी कांस्टेंट लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये दी गई अवकल समीकरण का एक हल हो जाएगा। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 3 को हम पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। और देखिए आपके पास अवकल समीकरण दिया हुआ है dy बटे डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले तो हम अवकल समीकरण लिख लेते हैं, dy बटे डी एक्स प्लस, आप y बटे एक्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, y अलग लिख दिया और 1 बटे एक्स देखो आपने ऐसे लिख दिया बराबर एक्स स्क्वायर। अब ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस फॉर्म का ये दिख गया जहां पर p और q या तो अचर होने चाहिए या कोई भी एक अगर अचर हो गया तो कोई भी दूसरा भी अचर हो सकता है वो x का फलन हो, मतलब अचर या x के फलन में से ही p और q आपके पास होने चाहिए थे। तो आपने देखा ये देखो 1 बटे एक्स मतलब x का फलन है, ये भी x का फलन है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये आपके पास जो अवकल समीकरण है वो रैखिक अवकल समीकरण अर्थात LDE हो गया। तो जब भी रैखिक अवकल समीकरण आता था तो सबसे पहला आपका जो उद्देश्य रहता था वो रहता था आप समाकलन गुणांक निकालेंगे या समाकलन गुणक भी बोल सकते हैं हम इसे, जिसको हम शॉर्ट में IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जानते हैं। ये होता है e की घात p dx, p का मतलब 1 बटे एक्स, तो 1 बटे एक्स गुणा dx आ गया। तो देखिए e की घात 1 बटे एक्स का समाकलन करोगे x के सापेक्ष तो ln x आ जाएगा। अब e की घात ln x आया। अब यहां पर एक बात आप गौर करें कि लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी आधार के ऊपर लॉग ए बी कुछ इस तरीके से दिया हो, मतलब ये वाला आधार और ये वाला आधार दोनों समान आधार हो, तो जो आंसर होता है वो बी आता है। तो इस तरीके से देखो जो ln x होता है, ln का आधार तो हमेशा e होता है, तो ये तो देखो अंडरस्टूड होना चाहिए पहले से, नहीं तो आप लिख भी लो एक बार, आधार e होता है, तो आपने देखा ये आधार और ये आधार समान है, तो इसलिए ये आपके पास जो IF होगा वो x के बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये केवल x रह जाएगा, तो IF आपके पास आ गया। अब आप यहां पर देखिए व्यापक हल लिखेंगे, तो व्यापक हल देखिए y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x बराबर q मतलब ये जो यहां लिखा होता है वो हो गया एक्स स्क्वायर गुणा x मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका समाकलन x के सापेक्ष। तो अब आप ये देखो आपके पास ये हो जाएगा एक्स वाई तो चल ही रहा है, ये y गुणा x लिखो या x इंटू वाई लिख दो,
ये हो गया x की घात 3 का समाकलन x के सापेक्ष, तो एक्स वाई बराबर x की घात 4/4 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, बाएं पक्ष दाएं पक्ष कहीं भी, सभी आपके पास उत्तर सही ही आएंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 3 भी आपके पास हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। अब आपको बोला गया कि अवकल समीकरण का व्यापक हल आपको ज्ञात करना है, और आपको देखो अवकल समीकरण दिया हुआ है dy बटे डी एक्स प्लस सेक एक्स गुणा वाई बराबर 10x। तो देखिए सबसे पहले तो आप अवकल समीकरण लिखेंगे dy बटे डी एक्स प्लस ये दिया था सेक एक्स गुणा वाई बराबर 10x। तो आपने देखा ये जो अवकल समीकरण है आपके पास, ये इसके बराबर आ रहा है, मतलब इस फॉर्म में आ रहा है dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ p और q अचर या x के फलन आपके पास दिए हुए हैं। तो देखिए sec x का फलन है और यहाँ 10x है, ये भी x का फलन है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये आपके पास एक LDE या हम बोल सकते हैं रैखिक अवकल समीकरण है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम जो आपका रहता था वो रहता था कि आप समाकलन गुणक निकालेंगे। तो समाकलन गुणक निकालते हैं, तो उसको हम IF बोलते थे शॉर्ट में। तो देखो ये हो जाएगा e की घात sec x का समाकलन। तो sec x का समाकलन यदि आप देखेंगे तो वो आपके पास होता है ln sec x प्लस 10x। अब आप ये देखो कि यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जैसे अब कुछ छात्रों के मन में ये संदेह हो सकता है कि ये यहाँ पर क्यों दिया गया है कि x हमेशा 0 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए, यहाँ पर 0 सम्मिलित है केवल। अब समझ लेते हैं ऐसा क्यों दिया हुआ है। तो अभी तक तो अगर आप प्रश्न को सीधे स्टार्टिंग में पढ़ते तब आपको ये समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप ये देखो कि जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, मतलब ln sec x प्लस 10x आया e की घात में, तो अगर x 0 से π/2 के बीच में नहीं हुआ तो देखिए sec x भी नेगेटिव हो गया और 10x भी नेगेटिव हो जाएगा अगर x π/2 से बड़ा हो गया थोड़ा सा भी। तो आप देख रहे हैं ln के साथ में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और आप जानते हैं log के साथ कभी भी नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक वैल्यू तो आती नहीं है। तो वहां पर ये आपका क्वेश्चन नॉट डिफाइंड अर्थात अपरिभाषित हो जाता है, या हम बोल सकते हैं एक तरीके से गलत हो जाता है, क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं होगा। तो इस तरीके से उन्होंने पहले ही बोल दिया कि x 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अगर देखिए नहीं भी बोला जाए कहीं पर प्रश्न में पहले से ही, तो आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि x कहां से कहां के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपके पास IF हमने समझा दिया। अब देखिए एक प्रॉपर्टी बार बार हम बता रहे हैं, अगर a की पावर में log बेस a और ये b लिखा है, तो अगर ये दोनों बेस सेम होते हैं तो ये b आ जाता है। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास ln है, मतलब बेस तो e है, तो ये भी बेस और ये भी बेस बेसिकली सेम हो गए। तो जो EIF होगा मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा sec x प्लस 10x। तो आपने देखा IF आपने निकाल दिया। अब उसके बाद एक्चुअल हम व्यापक हल पर आ जाते हैं। व्यापक हल में हमने देखा था ये आपके पास होता है, देखो चूंकि यहां पर आप देखो आपको dy बटे dx दिया हुआ है, इसलिए आप व्यापक हल में y का गुणा करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मतलब sec x प्लस 10x से बराबर q मतलब ये जो 10x लिखा हुआ है, तो देखो ये आपके पास हो जाएगा 10x गुणा sec x प्लस 10x और इसका समाकलन x के सापेक्ष। तो यहां से आप देखो y गुणा ये तो sec x प्लस 10x हो गया, समाकलन का चिन्ह 10x का गुणा करेंगे sec x से, तो ये देखो sec x 10x आ गया। अभी मैं इनको अलग अलग ही कर देता हूं, प्लस देखो 10x का गुणा 10x से करोगे तो ये 10 स्क्वायर x आपके पास आ जाएगा, और x के सापेक्ष आप समाकलन करेंगे इसका। फिर आप देखिए y गुणा ये आ गया sec x प्लस 10x बराबर, इसको हमने जैसे का तैसा लिख दिया, अभी एक साथ समाकलन करेंगे अगली लाइन में हम, प्लस 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन आपने सर्वसम पढ़ी है त्रिकोणमिति में कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, और हमने इसलिए लिखा है क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता होता है। तो देखो ये हो गया y गुणा sec x प्लस 10x बराबर, sec x 10x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आपके पास sec x के बराबर आता है इंटीग्रेशन इसका, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x के बराबर आएगा, और
-1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ गया, और एंड में कांस्टेंट जरूर लगाना पड़ेगा आपको। तो आपके पास देखो ये इस तरीके से कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यही आपका जो उत्तर आया है, यही इस दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम पढ़ लेते हैं। अभी यहां पर आपको बोला गया कि निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। और देखिए आपके पास अवकल समीकरण दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x। अब आप ये देखो कि सबसे पहले तो हम अवकल समीकरण ही लिख लेते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है, cos स्क्वायर एक्स गुणा डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x। अब देखिए ये ना तो आपके पास पृथक्कीकरण का सवाल है, ना ही अगर आप देखोगे तो ये आपके पास कोई समघातीय अवकल समीकरण का सवाल है। अब तीसरा मेथड आपके पास रहता है रैखिक अवकल समीकरण। तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे रैखिक अवकल समीकरण है, क्योंकि हो सकता है कोई और भी हो, हम नहीं पहचान पाए हो। तो रैखिक अवकल समीकरण के लिए आपने सीखा था डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस फॉर्म का होना चाहिए था। मतलब डी वाई बटे डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए यहां पर तो डी वाई बटे डी एक्स का गुणांक कॉस स्क्वायर एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका गुणांक 1 बनाओगे, और गुणांक 1 तब बन सकता है जब आप दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दें। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, और स्वाभाविक सी बात है हम दोनों पक्षों में ही करेंगे क्योंकि सब चीजें बैलेंस करनी होती है हमें। तो देखो ये आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस, यहां पर भाग करोगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, वाई बराबर ये हो जाएगा 10x बटे कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहां से आप इसको लिख सकते हो डी वाई बटे डी एक्स प्लस, देखिए 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो आपने देखो सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, इंटू वाई बराबर देखिए 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 10x बटे कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 10x तो ऐसे ही रहा, और कॉस स्क्वायर एक्स जो हर में है उसको आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो अंश में ले जाकर। अब आप देख रहे हो कि ये अब आपके पास LDE मतलब रैखिक अवकल समीकरण बन गया। तो अब हम यहां पर देखो सबसे पहले समाकलन गुणक निकालेंगे। तो समाकलन गुणक अर्थात IF, तो देखिए ये आ जाएगा e की घात pdx, मतलब p ये देखो sec स्क्वायर एक्स हो गया, dx आ गया। अब देखिए बेसिकली यहां पर आप गौर करोगे तो आपको sec स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है। ध्यान रखें ये समाकलन जो होता है वो ऊपर पावर में जो लिखा होता है उसका होता है। तो ये आ जाएगा e की घात sec स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x हो गया। तो e की घात 10x आपके पास समाकलन गुणक अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया तो देखिए व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल आपके पास होता है y गुणा IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये आया e की घात 10x बराबर q, मतलब देखो ये पूरी वैल्यू ये आ गया 10x गुणा sec स्क्वायर एक्स गुणा e की घात 10x और dx, ये समाकलन का चिन्ह आपने लगा दिया। अब आप यहां पर एक बात ये गौर करो कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो अगर हम e की घात 10x को t मान लें तो देखिए e की घात 10x का समाकलन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, ये आपके पास आ जाएगा। तो चलिए इसी का यूज अब हम यहां पर करेंगे। तो देखो y गुणा e की घात 10x बराबर e की घात 10x गुणा sec स्क्वायर एक्स, देखो ये और dx इन तीनों का गुणा देखो dt के बराबर है, तो ये dt लिख दिया। अब बात आती है कैसे इस 10x को हम हटाएंगे। तो आप देखो e की घात 10x यदि t के बराबर है तो अगर आप log लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10x बराबर ln t, ये आपके पास आ जाएगा यहां से। तो देखो इस 10x को आप log t या ln t लिख देते हैं। ध्यान रखें ln t का मतलब होता है बेस e है। अगर log t भी लिख रहे हैं तो ध्यान रखें वहां पर बेस e ही होना चाहिए, log भी लिख रहे हैं तो आपके पास ये आ गया। अब देखो जब आप इसको हल करोगे तो आप इसको 1 इंटू LN मान सकते हो, मतलब एक का गुणा तो हम मान ही सकते हैं किसी भी पद में। तो यहां से आप देखो ये आपके पास दो पद आ गए, एक तो आ गया 1 और एक आ गया LN। तो यहां पर आइलेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए क्या आएगा। आई मतलब इनवर्स होता है तो इनवर्स कहीं भी नहीं है, एल मतलब लॉग होता है तो लॉग LN है, मतलब ये वाला, और 1 मतलब एल्जेब्रिक फलन हो गया, मतलब बीजगणितीय फलन। तो
वरीयता देखोगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहला हो गया और एल्जेब्रिक फंक्शन सेकंड नंबर पे आ गया। इसका मतलब आपके पास ये पहला फलन आप मान लोगे और ये दूसरा फलन आपके पास हो जाएगा। अब जब ये आपके पास हो गया तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे। तो सबसे पहले बाएं पक्ष में जो लिखा हुआ है वो है y गुणा e की घात 10x। अब देखो यहाँ पर आपके पास है दो फलनों का गुणनफल और उसका समाकलन आपको करना है। तो उसमें लिखते थे पहला फलन जो है वो लिख दोगे मतलब ln t इंटू दूसरे फलन का समाकलन अर्थात एक का समाकलन t आ गया माइनस पहले फलन का अवकलन अर्थात ln t का अवकलन 1/t दूसरे फलन अर्थात एक का समाकलन t और ये dt आ गया। तो t से t आपने देखो यहाँ पर कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 10x बराबर देखिए ये आ गया t ln t माइनस एक का अवकलन कर सॉरी समाकलन करोगे t के सापेक्ष तो आपके पास ये t आ जाएगा और एंड में आप कांस्टेंट लगा दो। तो ये बेसिकली आपका हल हो जाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर एक बात गौर करोगे तो एक्चुअल में ये देखो t में आ रहा है लेकिन आपको तो केवल x और y में चाहिए। तो अब आप देखो t आपने माना है e की घात 10x को, तो जहां जहां t है वहां वहां e की घात 10x आप लिख देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा y गुणा e की घात 10x बराबर t की जगह e की घात 10x लिख दिया, ये आ गया ln e की घात 10x माइनस e की घात 10x प्लस कांस्टेंट। वैसे तो आप ये भी उत्तर लिख सकते हैं लेकिन अभी हम इसको बहुत अच्छी तरीके से सरल भी कर सकते हैं। तो देखिए y गुणा e की घात 10x बराबर e की घात 10x आपने मान लो उभयनिष्ठ ले लिया क्योंकि देखो इस पद में भी है और इस पद में भी है। तो आपके पास बचा देखो ln e की घात 10x। अब e की घात 10x है तो 10x तो बाहर आ जाएगा, प्रॉपर्टी है लॉग की कि जो पावर में होता है वो बाहर आ जाता है। तो ln e बचा माइनस 1 बचा और ये देखो प्लस कांस्टेंट आपके पास चल ही रहा है। तो इस तरीके से अब आप देखो ln e ये आपके पास 1 हो जाएगा क्योंकि ln का बेस भी e होता है। तो जब बेस और ये नंबर दोनों बराबर हो जाते हैं तो 1 हो जाती है वैल्यू। तो लॉग की वैल्यू यहां पर तो देखो ये 1 हो गई तो आ जाएगा y गुणा e की घात 10x बराबर e की घात 10x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। एक तरीके से और लिख सकते हैं इस उत्तर को, वो देखिए कैसे। अगर हम e की घात 10x से भाग कर दें दोनों पक्षों में तो देखो e की घात 10x यहां भी कट जाएगा और यहां भी कट जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा y बराबर 10x माइनस 1 प्लस ये इसमें भी तो भाग करोगे c में तो c बटे e की घात 10x आएगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे e की घात 10x को तो e की घात माइनस 10x आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एक ये तरीका भी हो गया उत्तर देने का। तो आपने देखा आप तीन तरीके से उत्तर दे सकते थे। एक तो आपके पास ये फॉर्म थी उत्तर देने के लिए, एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है। आप कोई सा भी तरीका यूज करें, कोई सा भी फॉर्म अपने उत्तर में लिखें, सभी आपके पास सही ही माने जाएंगे। तो अब देखो प्रश्न संख्या 6 में निम्नलिखित अवकल समीकरण का आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। और देखिए आपके पास अवकल समीकरण दिया हुआ है एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो यहां पर आप देखो कि अगर हम x से भाग कर दें तो ये आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2/x को हमने देखो ऐसे लिख दिया y बराबर एक्स स्क्वायर सॉरी x से आप भाग कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। तो इस पक्ष में x से भाग करोगे तो x गुणा लॉग x आपके पास आ जाएगा। अब आप यहां पर ये देखिए कि जब आपके पास ये आ गया तो ये आपको देखो एक फॉर्म दिखाई दे रही है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस तरीके की फॉर्म है जहां पर देखिए p मतलब 2/x x का फलन हो गया और जो q है मतलब x गुणा लॉग x ये भी x का फलन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक LDE या हम बोल सकते हैं एक रैखिक अवकल समीकरण बन गया है। अब अगर ये रैखिक अवकल समीकरण है तो आप इसमें देखिए समाकलन गुणक निकालेंगे सबसे पहले तो, और समाकलन गुणक जिसको हम IF से प्रदर्शित करते हैं देखिए वो आपके पास होता है e की घात जो ये p होता है मतलब 2/x dx ये आपके पास हो गया। अब देखो दो तो ये अचर राशि है तो इसको तो आप बाहर ले लेंगे। अब 1/x का बेसिकली आपको समाकलन करना पड़ेगा तो ये आपके पास ln x होता है। तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर आप ऐसा डायरेक्ट ना सोचें ये e है और ये e है तो आप सीधे 2x लिख दें, नहीं। आप ध्यान रखें पहले ln का जो ये साथ में गुणांक है वो बेसिकली 1 होना चाहिए। तो आप इसको लॉग की प्रॉपर्टी से यहां भेज सकते हो
तो ये हो जाएगा e की घात ln x स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर बेसिकली बेस तो e ही होता है, तो प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि ये अगर दोनों बेस सेम हो जाएं, मतलब दोनों आधार समान हो जाएं, तो इस तरीके से केवल आपके पास जो एक्स स्क्वायर है, मतलब ये जो वैल्यू होती है वही आंसर आ जाता है, मतलब एक्स स्क्वायर आ गया। तो यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, या हम बोल सकते हैं समाकलन गुणक हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया आई एफ। अब आप ये देखो कि आपको तो बेसिकली इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को तो व्यापक हल अब हम निकालते हैं। तो देखिए व्यापक हल में आप जानते हैं, आप लिखोगे y गुणा आई एफ, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर q मतलब देखिए यहां पर जो लिखा था x log x, तो यहां पर आप लिखोगे x log x गुणा आई एफ, मतलब एक्स स्क्वायर किया, और ये dx मतलब समाकलन अब आप करोगे। तो आपके पास देखो ये आ जाएगा y गुणा एक्स स्क्वायर बराबर x की घात 3 log x, और ये dx आ गया। अब आप ये देखो, आप log x को पहला फलन मानेंगे और x क्यूब को सेकंड फलन, कि कैसे हमने सोचा, तो इसको यहां पर आप एक बार गौर करो। जब भी दो फलन होते थे तो हम आइलेट वाले तरीके से देखते थे कि किसको कैसी वरीयता देनी है। तो log x मतलब लघुगण की फलन, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब ये हो गया। x क्यूब मतलब बीजगणितीय फलन है, या हम बोल सकते हैं एलजेब्रिक फंक्शन है। तो अगर वरीयता निर्धारित करते हैं तो ऊपर से देखते हैं, तो पहले नंबर पे l आ रहा है, मतलब ये पहला फलन मान लोगे, a मतलब दूसरा फलन हो गया। तो इस तरीके से आपने देखो पहला और दूसरा फलन मान लिया। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए y गुणा एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखें यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, मतलब ये डॉट लगा हुआ है, बराबर पहला फलन ऐसे लिखते हैं, मतलब log x इंटू दूसरे फलन का आप समाकलन करते हो, तो x की घात 3 का समाकलन करेंगे तो x की घात 4/4 माइनस पहले फलन का अवकलन, तो 1/x आ गया, दूसरे फलन का समाकलन x की घात 4/4, और फिर उसका आप समाकलन करते थे। तो अब आप ये देखो आपके पास हो जाएगा y गुणा एक्स स्क्वायर बराबर x की घात 4/4 गुणा log x माइनस 1/4। देखो x से x की घात 4 को डिवाइड करेंगे तो x की घात 3 बचेगा, और समाकलन आपके पास ये आ जाएगा। देखिए हमने 1/4 को बाहर ले लिया क्योंकि ये तो एक अचर राशि है। तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा y गुणा एक्स स्क्वायर बराबर x की घात 4/4 log x माइनस, देखो x की घात 3 का समाकलन करोगे तो x की घात 4/4 आ जाएगा, और 4 पहले से है, और अंत में आप देखो कांस्टेंट लगा दोगे। कांस्टेंट कहीं भी लिख सकते हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखो इसको थोड़ा सरल करोगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से मैं भाग भी दे सकता हूँ हर पद में, तो ये हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर बटे 4 log x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा, देखिए 4 गुणा 4 प्लस एक्स स्क्वायर से आप भाग कर रहे हैं तो c बटे एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 6 का हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में बोला गया है कि आपको यहाँ पर भी अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। और देखिए आपके पास अवकल समीकरण दिया हुआ है x log x गुणा dy बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 2/x गुणा log x। तो यहाँ पर आप ये देखो कि सबसे पहले तो हम इस अवकल समीकरण को ही लिख लेते हैं, तो x इंटू लॉग एक्स dy बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 2/x इंटू लॉग एक्स। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होती थी कि कैसे भी dy बटे dx का गुणांक 1 रखा जाए। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो इसका जो कोफिशिएंट है वो x log x है, इसका मतलब x log x से आप भाग करोगे। तो देखो dy बटे dx यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, x log x से भाग करने पर, और देखिए स्वाभाविक सी बात है दोनों पक्षों में ही करना पड़ेगा आपको। तो देखिए आपके पास ये हो जाएगा प्लस 1/x log x, और ये देखो y आपने लिख दिया बराबर, अब देखो 2/x गुणा log x, ये तो पहले से था और आपने x log x से भाग कर दिया, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए log x से ये log x आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा कुछ इस तरीके से dy बटे डी एक्स प्लस 1/x log x गुणा y बराबर 2/x स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये जो आपके पास फॉर्म आ रही है ये कुछ dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस तरीके की फॉर्म है, जहां पर p और q देखिए अचर होंगे या x के फलन होंगे। तो देखिए
ये देखो p मतलब 1/x log x है तो x का फलन हो गया, q मतलब 2/x², ये भी x का फलन है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये आपके पास LDE या हम बोल सकते हैं रैखिक अवकल समीकरण आ गया। अब जब भी रैखिक अवकल समीकरण आता था तो आपने सीखा था कि आप तुरंत समाकलन गुणक निकालने का प्रयास करेंगे। समाकलन गुणक को हम अंग्रेजी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते थे और IF से प्रदर्शित करते थे। तो देखो ये आ जाएगा e की घात 1/x log x dx। तो देखिए आप एक बात पर गौर करें, अगर आपको लिखने में कहीं दिक्कत आ रही है कि कैसे हम इसको लिखें, तो आप समाकलन करना ही सबसे मेन काम है, बाद में e की घात में तो हम लगा ही सकते हैं। तो आप पहले समाकलन अलग से निकाल लिया करो अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक बार में सीधे लिखते रहें और आंसर लाते रहें। जैसे देखो ये आ गया e की घात, बेसिकली अब मुझे इसको हल करना है, समाकलन तो यही है, तो मैं log x को यहाँ से t मान लेता हूँ। तो 1/x dx बराबर आपके पास dt आ गया। तो आप देखो log x को t माना, 1/x ये है और dx ये है, इसकी जगह हमने dt लिख दिया और log x को t मान ही लिया। तो ये देखो इस तरीके से आ गया। तो IF देखिए आपके पास आ जाएगा e की घात, t का समाकलन करेंगे तो t², सॉरी यहाँ पर हमने एक बात गौर नहीं करी कि जो ये log x है वो भाग में है, तो ये log x यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये आपके पास e की घात 1/t आएगा और ये dt आ गया। तो e की घात 1/t मतलब 1/t का समाकलन t के सापेक्ष करोगे तो ln t आ जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपने देखा कि बेस e है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ln के संग हमेशा बेस e होता है। तो ये देखो दोनों आधार समान हो गए, इसका मतलब ये t के बराबर आ गया। अब लेकिन एक्चुअल में t तो आपने बाद में एज्यूम किया है, तो इसलिए आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा अर्थात IF, ये हो जाएगा t की वैल्यू जो आपने मानी है वो है log x। तो log x के बराबर आपके पास आ जाएगा। अब आपने देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF आपके पास आ गया log x। अब यहां से आप व्यापक हल निकालने का प्रयास करेंगे, तो चलिए लिख देते हैं व्यापक हल। व्यापक हल आपके पास होता था y गुणा p, p मतलब देखिए सॉरी y गुणा IF मतलब देखिए log x है, बराबर q की जगह देखिए 2/x² है और फिर देखिए log x है आपके पास मतलब IF, और फिर आप समाकलन कर देते थे। तो यहां से अब आप ये देखो कि आप बेसिकली इसका समाकलन करेंगे क्योंकि यही मेन चीज है समाकलन करने के लिए। तो यहां से अब देखो दो तो बेसिकली कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y गुणा log x, दो को आप बाहर ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 1/x² गुणा log x इंटू dx। तो अभी आप ये देखो कि दो फलन है, एक फलन ये है और एक फलन ये है, तो आइलेट से इनकी वरीयता निर्धारित करेंगे। तो देखिए log x मतलब एक लघुगणकीय फलन और 1/x² मतलब एक अलजेब्रिक फलन। तो देखो वरीयता हम देख रहे हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन या हम बोल सकते हैं लघुगणक जो आ रहा है वो log x वो पहला फलन हम मान लेंगे और जो बीजगणितीय फलन है उसको दूसरा नंबर मान लेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन हो गया। फिर देखिए y इंटू लॉग एक्स बराबर दो तो चल ही रहा है। अब ये फॉर्मूला होता था पहला फलन ऐसे ही लिख देंगे इंटू दूसरे फलन का समाकलन, तो x की घात -2 लिखा है इनडायरेक्टली ये, क्योंकि 1/x² x की घात -2 होता है। समाकलन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x माइनस log x का अवकलन करेंगे तो 1/x, और देखिए 1/x² का समाकलन करेंगे तो माइनस का 1/x, और ये dx आपके पास आ गया यहां से। फिर आप देखिए ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स बराबर 2। देखिए ये आ जाएगा माइनस का log x बटे x, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब 1/x² का समाकलन दोबारा करना है, तो ये आ जाएगा x की घात -1 बटे -1, और अंत में आप कांस्टेंट लगा दीजिएगा। कांस्टेंट कहीं भी लगा सकते हैं, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं, बायां पक्ष दाएं पक्ष कहीं भी, क्योंकि व्यापक हल में आपके पास सब कुछ सही होते हैं। तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स बराबर देखो -2/x इंटू लॉग एक्स, और ये देखो आ जाएगा आपके पास माइनस का 2/x प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप देखिए यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि आप इसको थोड़ा सरल कर दें कैसे भी, तो आप ध्यान रखें सरल अगर आप सही कर रहे हैं तो वो भी आपका सही उत्तर ही माना जाएगा। आप कोई सा भी उत्तर अपने प्रश्न में
दे सकते हैं। जैसे देखो अगर आप इसमें से -2/x कॉमन ले लेते तो ये आ जाता y log x बराबर माइनस का 2/x कॉमन लिया तो log x प्लस 1 प्लस c। तो ये भी आपका एक उत्तर देने का तरीका हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरण का आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। और देखिए अवकल समीकरण आपके पास दिया हुआ है 1 + x² इंटू डी वाई प्लस 2xy dx बराबर cot x dx। तो यहां पर आप ये देखो कि आपके पास ये अवकल समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप dy/dx अलग से बनाएंगे। तो dy/dx यदि आप अलग से बनाओगे तो आप देखो आपके पास हो जाएगा 1 + x² dy। इसको हम दाईं तरफ पक्षांतर कर देते हैं क्योंकि dx यहां पर भी है, dx यहां पर भी है। तो ये आ जाएगा cot x माइनस 2xy dx। हमने देखा dy/dx बनाना है तो dy/dx बनाने के लिए इस dx को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो चूंकि अभी ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगी यहाँ पर। तो 1 + x² dy/dx बराबर ये हो गया cot x माइनस 2xy। फिर आप ये देखो यहाँ पर कि हम 2xy को पक्षांतर कर देते हैं दाईं तरफ, सॉरी बाईं तरफ। तो ये आ जाएगा 1 + x² dy/dx प्लस 2xy हमने कुछ इस तरीके से लिखा बराबर cot x। अब अगर हम 1 + x² से भाग दे दें तो देखिए ये आ जाएगा dy/dx प्लस 2x/1 + x² y बराबर cot x/1 + x²। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 1 + x² से भाग देने पर। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि दोनों पक्षों में ही भाग देंगे। तो ये आपके पास आ गया। तो अब आप ये देखो कि ये आपके पास जो आया है ये कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ रहा है dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। इस फॉर्म का देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से कि देखो p और q, जो p है 2x/1 + x² और q है cot x अपॉन 1 + x²। तो ये x के फलन है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि ये LDE अर्थात रैखिक अवकल समीकरण आपके पास हो जाएगा। तो आपने एक चीज सबसे पहले तो यहाँ पर नोटिस करी कि देखिए जो अभी तक आपने प्रश्न किए थे 7 प्रश्नों तक, उन प्रश्नों में क्या था कि आपको तुरंत दिखाई दे जा रहा था कि वो एक LDE मतलब रैखिक अवकल समीकरण तरीके का है। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ी कि आपने dy/dx निकाला। फिर उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आए तब आपको थोड़ा क्लिक हुआ कि हाँ ये एक रैखिक अवकल समीकरण, या हम बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू इस फॉर्म का बन जा रहा है। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ी मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। तो देखिए अब ये LDE आ गया। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम समाकलन गुणक निकालेंगे अर्थात IF निकालेंगे। तो समाकलन गुणक देखिए e की घात यह आ जाएगा 2x/1 + x² इंटू dx। तो देखो अब आप यहां पर अगर 1 + x² को t मान लें तो देखो ये आ जाएगा 2x इंटू dx बराबर dt। इसका मतलब देखो 2x dx ये अंश में लिखा है तो इसकी जगह तुरंत dt लिख देंगे। 1/x² हर में था तो ये यहाँ पर हमने तुरंत t लिख दिया हर में, और e की घात आपके पास चल ही रहा है। तो देखिए 1/t का समाकलन करना है t के सापेक्ष तो ये हो जाएगा ln t। तो e की घात ln t आ गया, ये IF है। तो IF देखो इसको थोड़ा सरल करें तो ln का बेसिकली बेस e होता है। तो देखो यहाँ पर भी बेस e है और यहाँ पर भी बेस e है, बेस मतलब आधार। तो ये आपने लॉ की प्रॉपर्टी से पढ़ा था, ये आपके पास t के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास t के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि देखो t तो आपने अपनी तरफ से माना है लेकिन एक्चुअल में t माना है आपने 1 + x² को। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास हो जाएगा 1 + x²। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि ये आपके पास देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। अब बात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो यहां से देखो अब आपको इसका व्यापक हल निकालना है। तो चलिए हमारे पास LDE देखिए ये है तो इससे यूज करेंगे सब कुछ। तो व्यापक हल हमने लिख दिया। देखो व्यापक हल आपके पास हो जाएगा y इंटू IF मतलब 1 + x² गुणा q की जगह देखिए ये लिखेंगे cot x/1 + x²। तो ये आपने देखो यहां पर लिख दिया
इंटू आई एफ मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया इंटू डी एक्स। अब देखो यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो हर में भी है और यहां पर अंश में भी है, तो ये आपके पास देखो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास बचेगा y गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉट एक्स का समाकलन x के सापेक्ष। अगर कॉट एक्स का समाकलन आप x के सापेक्ष करेंगे तो देखिए आपके पास ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो ln साइन एक्स आपके पास आता है, तो ये आपने कर दिया प्लस कांस्टेंट कोई भी आ जाएगा आपके पास। तो यही आपका प्रश्न संख्या 8 में दिए गए अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और देखिए आपके पास अवकल समीकरण है एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कॉट एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले तो देखिए हम अवकल समीकरण ही लिख लेते हैं, एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बराबर 0। ये आपके पास आ गया। अब आप यहां से ये देखो कि कैसे भी हम y वाले और x वाले पदों को एक संग ले लेंगे। तो ये तो देखो x dy बटे dx, इसको तो अलग ही रखना पड़ेगा। माइनस एक्स बराबर देखो y वाले पदों को एक संग ले लें तो, या फिर आप ऐसा करें कि जो ये पद हैं यहीं पर आप कॉमन ले लो। देखो इन दोनों पदों में से y कॉमन आ सकता है, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स बराबर 0। तो यहां से अब आपको देखो ये क्लिक हो जाएगा कि अगर हम x से भाग दे दें तो देखो dy बटे डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई 1 प्लस कॉट एक्स बटे एक्स बराबर 0 आ जाएगा। दोनों तरफ आपने भाग दिया तो ये देखो आपके पास आ गया dy बटे डी एक्स प्लस देखो इसे लिख सकते हैं 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स गुणा कॉट एक्स वाई बराबर 1, क्योंकि आपने -1 को पक्षांतर कर दिया दाईं तरफ। तो अब आप ये देखो जब आपने ये फॉर्म लिख दी तो आपके पास ये कुछ फॉर्म इस तरीके से समझ में आने लगी कि ये तो dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इस रूप की है। देखो यहां पर p है आपके पास 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स कॉट एक्स और q है आपके पास 1। तो ये आपके पास देखो LDE, या हम बोल सकते हैं रैखिक अवकल समीकरण बन गया। और यदि रैखिक अवकल समीकरण बन गया तब तो इसके देखो हम प्रोसेस जानते ही कि कैसे इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम रहता है रैखिक अवकल समीकरण बनने के बाद हम समाकलन गुणक निकालेंगे, अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, वो आपके पास होता है आई एफ, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। ये हो गया ई की घात, देखो जो ये p होता है इसको लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये देखो dx आपके पास आ गया है। तो यहां से अब आप ये देखो यहां पर देखिए ये हमने एक गलती कर दी, यहां पर देखिए x साथ में आएगा तो x यहां पर भी आएगा, यहां पर x यहां आएगा। अब जब आप भाग कर रहे हैं तो x यहां से कट जाएगा तो बेसिकली ये केवल कॉट एक्स रह जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहां भी कॉट एक्स ही रह जाएगा केवल। तो अब आप देखो कि हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 1 बटे एक्स का समाकलन होता है ln x, तो e की घात ln x आ गया, प्लस कॉट एक्स का समाकलन होता है ln साइन x। अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे पहले तो जो पावर में दो लॉग हैं देखो log m प्लस log n वाली है, तो आई एफ ln और log एक ही बात होती है वैसे, बस ln में बेस e होता है, log में कुछ भी हो सकता है। तो e की घात ये होता है log mn, तो ln x साइन x आ गया आपके पास। फिर आपने देखा अब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि देखो यहाँ भी आधार e है और यहाँ भी ln के संग आधार हमेशा e होता है, तो ये e और e देखा आपने दोनों आधार समान हो गए। तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब आई एफ आपके पास हो जाएगा x साइन x के बराबर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया तब तो आप देखिए जो आपके पास ये एल डी ही है इसका आप व्यापक हल तुरंत लिख सकते हैं। और एल डी बेसिकली एक्चुअल में है तो क्वेश्चन ही, बस एक हमने एक फॉर्म में आपको बना दिया है। तो देखो व्यापक हल आपके पास हो जाएगा y गुणा आई एफ मतलब x साइन x बराबर q की जगह देखिए आपके पास 1 है यहां पर, इंटू एक्स साइन x का समाकलन
x के सापेक्ष। तो यहां से देखो 1 तो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, एक्चुअल में 1 का गुणा करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, बेसिकली उतना ही रहेगा। तो यहां पर मैंने एक तरीके से हटा दिया इसे। तो देखो ये हो गया y गुणा x साइन x बराबर, आपने देखा यहां पर आपके पास दो फलन दिखाई दे रहे हैं, एक है x और एक है साइन x। तो आपको आइलेट वाला फॉर्मूला यूज में लाना पड़ेगा। तो x होता है बीजगणितीय अर्थात एल्जेब्रिक फलन और sin x होता है त्रिकोणमितीय फलन। तो वरीयता देखोगे तो एल्जेब्रिक फलन पहले नंबर पे और त्रिकोणमितीय फलन दूसरे नंबर पे। तो sin x को सेकंड फलन हमने मान लिया और x को पहला फलन। अब फॉर्मूले लगाएंगे। फॉर्मूला होता है फर्स्ट फलन अर्थात x इंटू सेकेंड का समाकलन। तो sin x का समाकलन करोगे तो माइनस कॉस एक्स। फिर देखिए माइनस पहले का अवकलन मतलब x का अवकलन 1 आ गया और cos sin x का समाकलन करोगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा। तो ये cos x और माइनस यहां पर लगा दोगे तो ये प्लस हो गया बेसिकली, और ये आ गया। अब यहां से आप ये देखो आपके पास ये हो जाएगा y इंटू एक्स साइन एक्स बराबर, देखो ये आ गया माइनस का x cos x प्लस cos x का समाकलन करोगे x के सापेक्ष तो ये आपके पास sin x आ जाएगा प्लस c आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 9 का हल हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 10 पर आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और देखिए आपको अवकल समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई गुणा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आप डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी इसी के बारे में सोचेगा। तो हमने मान लीजिएगा ये किया। अब आप देख रहे हो कि हमने सबसे पहला तरीका जो पढ़ा था वो था पृथक्कीकरण का, मतलब डी वाई के संग वाई वाले पद और डी एक्स के संग एक्स वाले पद। तो आप देख रहे हो ऐसा कभी आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर डी एक्स आएगा, तो एक्स आ जाएगा डी वाई के संग, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा तरीका आपने देखा था क्या ये समघाती समीकरण है। तो आप देखो ऊपर वाले पद की घात 0 है और यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर एक घात है, तो ये समघाती भी नहीं है। अब तीसरा तरीका था क्या ये रैखिक अवकल समीकरण है। तो आपने देखा हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिए रैखिक अवकल समीकरण कुछ इस तरीके से होता है डी वाई बटे डी एक्स अगर दिया हुआ है तो प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस तरीके से होता है। लेकिन ये भी आपके पास नहीं दिख रहा है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये इन तीनों में से किसी सवाल से नहीं हो रहा है, तो ये सवाल गलत है। अब आप ये देखो कि क्या हम इसको किसी और तरीके से कुछ बना सकते हैं क्या। तो हम एक बार dx बटे dy निकाल कर करते हैं। इसका मतलब हमने व्युत्क्रम कर दिया। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई बटे 1। अब आप ये देखिए कि यहां से आपके पास हो जाएगा dx बटे dy माइनस एक्स बराबर वाई। एक बात आप गौर करिए, हमने आपको बोला अगर dy बटे dx दिया है तो प्लस पी वाई बराबर क्यू, कुछ इस तरीके की आप एलडी बोलते हो। लेकिन अगर dx बटे dy दिया हो तब आप कुछ इस तरीके की समीकरण को LDE बोलेंगे, अर्थात रैखिक अवकल समीकरण। तो आप ध्यान रखें, चूंकि यहां पर dx बटे dy दिया है तो यहां पर x होना चाहिए। तो आप देखो आपके पास ये दिख गया। तो इस तरीके से देखो dx बटे dy प्लस आप इस तरीके से देखो इसे लिख सकते हो। तो यहां से आप देखो अब ये p और q इस वाले समीकरण की सहायता से हमें मिल रहे हैं। तो ये p और q है, या तो ये अचर होंगे या y के फलन होंगे। तो आप देखो ये अचर है और ये y का फलन है। तो इस तरीके से यहां पर अब हम इसका समाकलन गुणक निकालते हैं, अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। समाकलन गुणक को हम IF से प्रदर्शित करते थे। तो देखिए IF आपके पास हो जाएगा e की घात, इसको करेंगे -1। अब देखो वहां पर हम dx लिखते थे लेकिन यहां पर हम dy लिखेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा e की घात -x गुणा dy, सॉरी e की घात e की घात -y हो जाएगा, क्योंकि एक का अवकलन करोगे y के सापेक्ष तो y आ गया। तो e की घात -y आपके पास ये IF आ गया। अब देखिए हम यहां पर व्यापक हल के लिए फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। जब dy बटे dx होता था तब हम लिखते थे y गुणा IF, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे x गुणा समाकलन गुणक बराबर q इंटू समाकलन गुणक। वहां पर हम dx करते थे, यहां पर dy करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम यहां पर dy कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा यहां पर dx बटे dy दिया हुआ है आपको, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो अब देखिए मान लगा देते हैं, IF है e की घात -y। तो देखिए x गुणा e की घात -y बराबर q देख सकते हैं आपके पास है y
और ये e की घात माइनस वाई डी वाई हो गया। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास ये दो फैक्टर आ गए, मतलब दो एक तरीके से टर्म है और ये गुणनफल में है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, मतलब आइलेट के हिसाब से पहले तो इनकी वरीयता निर्धारित करेंगे। तो देखो y होता है एलजेब्रिक या बीजगणितीय फलन, और e की घात माइनस वाई मतलब ये चरघातांकी फलन है, या हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप ये देखो वरीयता निर्धारित करोगे तो a देखो पहला फलन हो जाएगा और e दूसरा फलन हो जाएगा, अर्थात e की घात माइनस वाई सेकेंड फलन और y पहला फलन हो गया। अब आप यहां पर देखिए फॉर्मूले लगाएंगे। तो देखो x गुणा e की घात माइनस वाई बराबर पहला फलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन, तो e की घात माइनस वाई और माइनस एक, क्योंकि माइनस वाई है इसलिए माइनस से आपने भाग कर दिया, माइनस पहले फलन का अवकलन, तो y का अवकलन करेंगे तो एक आया, दूसरे फलन का समाकलन अर्थात e की घात माइनस वाई का समाकलन करेंगे तो ये इस तरीके से आ गया, और इस पूरे का फिर दोबारा समाकलन। अब आप यहां से ये देखो कि ये आ गया x गुणा e की घात माइनस वाई बराबर ये आ गया माइनस वाई गुणा e की घात माइनस वाई। अब e की घात माइनस वाई का दोबारा समाकलन करना है, तो देखो ये माइनस है और ये माइनस है तो बेसिकली प्लस हो गया। e की घात माइनस वाई का समाकलन किया तो e की घात माइनस वाई बट्टे माइनस वन एक बार और आ गया, और जब आपने सब समाकलन कर दिए तो अंत में कांस्टेंट आपने लिख दिया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कांस्टेंट को आप चाहे दाएं पक्ष में लिखो चाहे बाएं पक्ष में, कोई अंतर नहीं पड़ता है व्यापक हल में। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा x गुणा e की घात माइनस वाई बराबर माइनस वाई गुणा e की घात माइनस वाई माइनस e की घात माइनस वाई प्लस सी। तो आप चाहो तो ये उत्तर अपना दे सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको दूसरे रूप में लिख सकते हो, हम e की घात माइनस वाई से भाग कर देते हैं। देखो x बन जाएगा माइनस वाई बन जाएगा माइनस एक बन जाएगा प्लस सी, इसमें भी आपने e की घात माइनस वाई से भाग किया। तो इस तरीके से आप ये देखिए आपके पास माइनस वाई को हम पक्षांतर भी कर देते हैं और वन को भी पक्षांतर कर देते हैं, माइनस वन जो है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन बराबर ये आपके पास बचा, और e की घात माइनस वाई देखो आप हर में है आपके पास, तो जब आप न्यूमरेटर अर्थात अंश में लेके जाओगे तो ये e की घात y बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये भी एक रूप हो जाएगा जिसमें आप अपना उत्तर दे सकते थे। तो आपने देखा यहाँ पर आपके पास दो तरीके हो गए हैं, या तो आप अपना ये उत्तर दे दीजिएगा ये भी बिल्कुल ठीक है, या आप देखिए आप ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका उत्तर है, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर हो सकता है आप किसी और फॉर्म में भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी अपना उत्तर दे सकते हो। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और देखिए आपको बोला गया है कि अवकल समीकरण कुछ इस प्रकार है वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर गुणा डी वाई बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर अवकल समीकरण ही लिख लेते हैं जो आपको दिया हुआ है। ये दिया हुआ है वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर गुणा डी वाई बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारी अप्रोच रहेगी डी वाई बटे डी एक्स निकालने की। तो डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे, इसका मतलब आपको इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो देखो ये आ गया वाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई आ गया। फिर आप ये देखो आपके पास अगर डी वाई बटे डी एक्स निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा वाई बटे माइनस में ये आएगा, लेकिन माइनस अगर मैं ओपन कर दूं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। तो आप ये देख रहे हो कि आपके पास ना तो पृथक्कीकरण से ही हल हो पा रहा है, ना ही देखिए समघाती है, क्योंकि देखो इसकी घात एक इसकी घात दो और इसकी घात एक, समघाती भी नहीं है, ना ही आप देखो इसे रैखिक अवकल समीकरण में बना पा रहे हैं। तो अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां से तो कुछ भी नहीं हो सकता आगे। इसका मतलब अब आप कुछ और सोचेंगे, तो आप एक बार ये देखो क्या हम dx बटे dy से कुछ कर पा रहे हैं क्या, देखते हैं चलिए। तो देखिए हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो dx बटे dy व्युत्क्रम का मतलब है हर अंश में पहुंच जाएगा और अंश हर में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए हर में था तो अंश में लिख दिया, y अंश में था तो देखो हमने हर में लिख दिया। अब ये आपके पास आ गया। फिर आप देखो dx बटे dy, अगर आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दो y से तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे वाई माइनस एक्स बटे वाई। फिर आप ये देखिए यहां से ही हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई प्लस एक बटे वाई आपने ऐसे लिखा गुणा एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे वाई करेंगे तो ये वाई आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म आ गई डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। ध्यान रखें यहाँ पर p और q अचर या y के फलन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ dx बटे dy है। तो आप देखो ये भी y का फलन है और ये भी y का फलन है। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि समाकलन गुणक निकालेंगे।
अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा e की घात 1/y dy। तो देखो 1/y का y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा e की घात ln y। अब आप ये देखो कि बेसिकली ln का जो बेस होता है वो भी e है। अब ये भी e और ये भी e, मतलब दोनों बेस समान हो गए। जब भी बेस बराबर होते थे तो आप ये सीधे वैल्यू लिख दोगे, अर्थात ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है y आ जाएगा। इसका मतलब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो अब आप देखिए व्यापक हल आसानी से लिख सकते हो। व्यापक हल होता था x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q मतलब y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy और फिर उसका समाकलन करना है। तो अब ये देखो आप x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब समाकलन गुणक है y बराबर, देखिए ये y और ये हो गया y स्क्वायर, मतलब y हो गया बेसिकली if और ये dy हो गया, तो ये बेसिकली y स्क्वायर बना। तो y स्क्वायर का यदि आप समाकलन करेंगे y के सापेक्ष तो आपके पास y की घात 3/3 आ जाएगा और प्लस c आपने कर दिया। तो इस तरीके से ये जो आपका हल आया है यही अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। अब आप एक बात ये और देखें कि अभी हमने इसको एक मेथड से हल किया है, इस प्रश्न को मेथड 1 लिख देते हैं यहां पर हम। इस मेथड को हम दूसरे तरीके से और सिखाते हैं आपको कैसे हल कर सकते हैं। तो मेथड 2 लिख लेते हैं यहां पर हम। ध्यान रखें आंसर हमेशा बिल्कुल सेम आएगा। मेथड 2 में सबसे पहले तो यहां पर मैं जो अवकल समीकरण आपको दिया हुआ था वही लिख देता हूं। तो ये दिया हुआ है y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। अब आप यहां पर ये गौर करिए कि अगर मैं dy का मल्टीप्लाई अलग अलग कर दूं तो y dx प्लस एक्स का गुणा कर देता हूं dy से तो ये आ जाएगा x dy, माइनस वाई स्क्वायर का कर देता हूं dy से तो माइनस वाई स्क्वायर dy बराबर 0। कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। फिर आप ये देखो कि अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए x dy प्लस y dx, अगर आप इसको देखें तो ये dxy आप लिख सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखो दो फलन है ये आपके पास, तो स्वयं के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो देखो x को हमने ऐसे ही रखा और y का अवकलन किया तो dy आया, प्लस y को हमने ऐसे ही रखा और x का अवकलन किया तो dx आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि x dy प्लस y dx को आप dxy लिख सकते हो। आप उल्टा भी यूज कर सकते हैं और इधर से भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो दोनों पद हैं इनको मिलाकर हमने dxy लिख दिया माइनस ये वाई स्क्वायर डी वाई है ही। तो अभी आप ये देखो कि अब अगर आप दोनों तरफ समाकलन कर दें या फिर आप क्या करें कि इसको पक्षांतर कर दें दाईं तरफ, तो dxy बराबर वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। तो देखिए दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो यहां पर लिख देते हैं समाकलन करने पर, मतलब अभी तो हम समाकलन का चिन्ह बनाएंगे। तो देखिए समाकलन का चिन्ह dxy बराबर समाकलन का चिन्ह वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप ये देखो कि यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब हम बोल सकते हैं 1 का गुणा हो रहा है। तो एक का समाकलन एक्स वाई के सापेक्ष करोगे तो एक्स वाई ही आ जाएगा बराबर वाई स्क्वायर का समाकलन वाई के सापेक्ष करोगे तो वाई की घात 3 आ जाएगा बटे 3 में प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा देखो यही आंसर आ रहा है। जो हमने मेथड 1 से किया था उसमें भी बिल्कुल यही आंसर था, मेथड 2 से किया तो उसमें भी आपके पास बिल्कुल सेम आंसर ही आ रहा है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मेथड कोई सा भी लगाओगे आंसर हमेशा एक ही आता है। अब ये समझ लेते हैं कि हमने जो ये सेकंड मेथड यूज किया है वो आखिर है क्या। तो आप ये देखो कि जो हमने सेकंड मेथड यूज किया उसमें हमने इस बात का यूज किया है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को हम डी एक्स वाई लिख सकते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं एग्जैक्ट मेथड, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड में क्या करते हैं हम कि हमें कुछ कुछ हमारे पास पहले से हमें याद होनी चाहिए कि कौन कौन से अवकलों को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने ये हमें पता था कि हमने dxy लिख दिया, तो इस तरीके से अगर आपको पता होगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सवाल को हम ऐसे ही कर दें, लेकिन कुछ कुछ सवालों में हम इस तरीके से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है कि जो अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है उसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए।
व्यापक हल मतलब होता है कि आपको कांस्टेंट वाला टर्म्स आना चाहिए आपके पास, वो हटना नहीं चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास जो अवकल समीकरण है वो है x प्लस 3y² इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई। अब आप यहाँ से ये देखो कि हमारा मेन मकसद होता है कि कैसे भी हम डी वाई बटे डी एक्स निकालें। तो अगर आप डी वाई बटे डी एक्स निकालोगे तो ये आपके पास y बटे एक्स प्लस 3y² आ जाएगा। फिर अगर आप देखोगे कि आप इनको अलग अलग तो नहीं कर पाओगे, मतलब जो पहला मेथड था पृथक्कीकरण का वो आप यूज नहीं कर पाओगे। दूसरा हमने देखा था क्या ये समघातीय हैं, तो देखिए यहाँ पर घात एक है इस पद की, यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर देखो दो घात है, तो घातें भी अलग अलग हो गई हैं, अर्थात समघातीय समीकरण वाला भी आप मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। तीसरा मेथड आप देख रहे हैं कि आप इसमें एलडीई भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि एलडीई बनाने के लिए अगर डी वाई बटे डी एक्स चाहिए तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि डी वाई बटे डी एक्स प्लस टी वाई बराबर क्यू। यहाँ पी और क्यू या तो अचर होंगे या एक्स के फलन होंगे, तो ये मेथड भी आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपको सोचना है कि कैसा मेथड आप यूज कर सकते हैं और इसको कैसे आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर हम इसका व्युत्क्रम कर लें, अर्थात अपॉन कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो ये आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई बराबर, देखो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3y² बटे वाई। तो अभी हम देखिए क्या करते हैं कि इस y से हम अलग अलग भाग कर सकते हैं। तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर ये आ गया x बटे वाई प्लस ये आ गया 3y² बटे वाई। अब आप ये देखो हम x बटे वाई को पक्षांतर कर देते हैं बाई तरफ, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 1 बटे वाई इंटू एक्स बराबर, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3y आ गया। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके पास dx बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू इस फॉर्म का आ गया। देखो ये y के फलन भी आ गए, तो यहां पर आप समाकलन गुणक निकालोगे, अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको आप IF बोलते थे। तो देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 1 बटे वाई डी वाई। तो देखिए यहां से आपके पास हो जाएगा e की घात, माइनस तो ऐसे रहेगा, 1 बटे वाई का समाकलन करोगे y के सापेक्ष तो ln y आ गया। अब इस माइनस को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी आप तभी लगा पाएंगे जब ln के आगे कुछ ना हो, मतलब एक हो। तो आपने माइनस को हटाया तो ये आ गया e की घात ln y इनवर्स। अब आप ये देखो कि यहाँ पर बेसिकली कुछ भी नहीं लिखा है, तो मतलब घात बेस तो e होता है, तो ये भी बेस e और ये भी, मतलब दोनों बेस यदि समान होते हैं तो आप सीधे y इनवर्स लिख देंगे इसका। तो IF आ गया y इनवर्स, अर्थात जिसको आप 1 बटे वाई बोल देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास 1 बटे वाई आ चुका है। अब यहां पर हम देखिए व्यापक हल निकालते हैं। तो व्यापक हल यदि आप निकालोगे तो देखो वो आपके पास होता है x इंटू 1 बटे वाई बराबर q, मतलब 3y गुणा 1 बटे वाई डी वाई, अर्थात दोबारा समाकलन करना होता है इधर दाईं तक तरफ। तो ये आपके पास आ गया x बटे वाई बराबर, देखो y से y कैंसिल हो गया तो 3 का समाकलन करना है, तो बेसिकली 3 तो बाहर आ गया, 1 का समाकलन y के सापेक्ष तो y आ गया प्लस c आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा, अर्थात व्यापक हल आ जाएगा। अब आप ये देख लो कि हम इसको किसी और तरीके से भी हल कर सकते हैं वैसे तो। चलिए दूसरा मेथड भी समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको हल कर पाएंगे। अगर देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल से इसको यूज कर सकते थे, तो मेथड 2 लिख देता हूं मैं अब। एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला मेथड, एग्जैक्ट मतलब आपको पता है, डिफरेंशियल मतलब अवकल, डायरेक्ट अवकल आपको पता हो जिसमें। तो ये आपके पास हो जाएगा मेथड 1 जो अभी हमने हल किया आपके सामने। इसमें सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो ये है आपके पास x प्लस 3y² इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर y। अब आप यहां पर ये गौर करिए कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात dx का गुणा y से कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 3y² इंटू डी वाई बराबर वाई डी एक्स। अब फिर आप ये देखो कि आप डी वाई का गुणा भी अलग अलग कर दो हर पद में, तो हो जाएगा x डी वाई प्लस 3y² डी वाई बराबर वाई डी एक्स। फिर आप देखिए कि ये आपके पास हो गया, अगर हम वाई डी एक्स को उभयनिष्ठ ले लें, सॉरी पक्षांतर कर दें बाईं तरफ और 3y² डी वाई को दाईं तरफ पक्षांतर कर दें, तो ये आ गया x डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर माइनस का 3y² डी वाई। फिर आप एक बात ये गौर करिए कि अगर कहीं भी देखो, अगर आपको ये दिया हुआ है x डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो यहां पर सबसे पहले तो हम फॉर्मूला समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या यूज होना है।
एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमने मेथड तो बोला, मतलब आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट सीधे डिफरेंशियल लिख देना है। तो देखिए अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो और बटे में देखो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर हो तो आप इसको डी वाई बटे एक्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अंश बटे हर में आपके पास कोई फलन दिया हुआ और आपको अवकलन करना है। तो आपने सीखा था सबसे पहले तो हर का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कर दिया। y का अवकलन करते हैं तो dy और x को ऐसे रखा, माइनस अब हम y अर्थात जो अंश में होता है उसको ऐसे रखेंगे और x का अवकलन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आ गया, हमने एक फॉर्मूला लगाया अवकलन का। अब अगर आप देखो यहां पर अगर मैं वाई स्क्वायर को पक्षांतर कर दूं तो ये अपॉन में आ जाएगा, लेकिन यहां पर तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई करूं तो आपने देखा यहां पर हमने पहले एक्स का अवकलन किया है, मतलब आप ध्यान रखो कि एक्स अंश में आना चाहिए क्योंकि अवकलन पहले उसका होता है जो अंश में होता है, बटे वाई करेंगे तो यहां पर अब आपके पास ये वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास आ रहे हैं। अब आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। जैसे यहां देखिए माइनस साइन को मैं इधर कर लूं, पक्षांतर करूंगा तो ये देखो वाई डी एक्स धनात्मक हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई, और वाई स्क्वायर को भी मैंने मान लीजिएगा भाग में कर दिया इधर, तो ये आ गया 3 डी वाई। देखिए मैंने माइनस को हटा दिया और केवल वाई स्क्वायर को हटाया है। अब आप देखो यहां से हमारे पास सेकंड वाला फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखिए पहला वाला फॉर्मूला अगर कोई सोचेगा तो यहां पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो वाई स्क्वायर था, इसलिए हम पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं। तो अब आपने देखा कि ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया डी एक्स बटे वाई वाला। तो इसलिए हमने इस मेथड को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोला, क्योंकि हमने यहां पर डायरेक्ट इसको एक बार में लिख दिया डी एक्स बटे वाई और ये 3 डी वाई हो गया। तो अब ये देखो अब यहां पर हम दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। अर्थात सबसे पहले तो आप समाकलन का चिन्ह बनाएंगे डी एक्स बटे वाई बराबर 3 तो अचर राशि है तो आपने बाहर रख दिया और ये डी वाई आ गया। फिर आप देखो बेसिकली इसके संग कुछ भी नहीं है, हम बोल सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई है और यहां भी 1 का मल्टीप्लाई है। एक का समाकलन करोगे एक्स बटे वाई के सापेक्ष तो वही आ जाता है, मतलब एक्स बटे वाई बराबर 3 तो देखिए अचर राशि है। वाई का समाकलन करेंगे तो सॉरी एक का समाकलन करेंगे वाई के सापेक्ष तो वाई आ जाएगा और ये प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो अगर हम देखिए यहाँ पर हमने जो पहले मेथड से निकाला था उसमें भी एक्स बटे वाई बराबर 3y प्लस सी आ रहा है, और देखिए जो हमने दूसरे मेथड से निकाला उस पर भी हमारे पास बिल्कुल सेम आंसर ही आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया कि निम्नलिखित अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आप एक बात गौर कर रहे हो कि तो आपको यहां पर विशिष्ट हल ज्ञात करना है, जबकि और प्रश्नों में आपको व्यापक हल अभी तक करवाया गया था हल। अब यहां पर आप देखो कि सबसे पहले तो आपके पास अवकल समीकरण दिया हुआ है dy बटे डी एक्स प्लस 2 गुणा वाई टेन एक्स बराबर साइन एक्स, और देखिए विशिष्ट हल ज्ञात करना है मतलब आपको अचर हटाना पड़ेगा। तो उस अचर को हटाने के लिए देखो आपको एक प्रतिबंध दिया हुआ है या हम बोल सकते हैं एक संबंध दिया हुआ है कि यदि x का मान पाई बटे 3 लगाएंगे तो y का मान आपको 0 लगाना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस अवकल समीकरण को ही लिख लेते हैं। ये आपके पास है dy बटे डी एक्स प्लस, देखिए मैंने 2 tan x को साथ में लिख लिया और यहां हमने y लिख दिया बराबर sin x। ये हमने देखो बिल्कुल सेम लिखा है, बस y को हमने अलग कर दिया। ये हमने इसलिए अलग किया है क्योंकि अब आपको देखो ये समझ में आ जाएगा, ये dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इस फॉर्म की आपको दिखाई दे रही है। देखिए dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहां p और q देखिए x के या तो फलन होंगे या अचर पद होंगे, तो देखिए ये x के फलन है दोनों। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि ये आपके पास LDE या हम बोल सकते हैं एक रैखिक अवकल समीकरण आ गया। अब रैखिक अवकल समीकरण यदि आ गया तो उसका सबसे पहला तरीका आपका होता था कि आप समाकलन गुणक निकालेंगे जिसको हम IF बोलते थे। तो देखिए IF आपके पास हो जाएगा e की घात, ये लिख देते थे तो 2 tan x dx। तो देखिए IF बराबर e की घात, देखो 2 तो बाहर आ गया क्योंकि ये तो अचर है। अब tan x का यदि आप अवकलन करोगे तो सॉरी tan x का यदि आप समाकलन करोगे तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा ln sec x। तो आपने देखो ln sec x लिख दिया। अब आप देखो इस दो को लॉग की प्रॉपर्टी से आप इधर भेज सकते हैं, तो ये आ जाएगा e की घात ln
सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां पर मैं आपको एक तरीका और बता दूं इसको लॉग की प्रॉपर्टी का, क्योंकि देखिए अगर आपके पास कहीं a log b करके दिया हुआ है तो इस log को a को हम ऊपर भेज देते हैं पावर में, तो ये आ जाता है log b की घात a। तो ये आपने प्रॉपर्टी देखो यहां पर यूज की है, इस प्रॉपर्टी से हमने 2 को यहां पर भेज दिया। अब आप देखो यहां पर भी आधार e है और यहां पर भी ln के संग हमेशा आधार e होता है, तो जब ये आधार समान होते हैं तो सीधे आप लिख सकते हो IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो अब देखो ये सेक स्क्वायर एक्स आपके पास आ गया। अब यहां पर हम व्यापक हल सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि उसी के बाद तो हम विशिष्ट हल निकाल सकते हैं। तो देखिए व्यापक हल y गुणा आई एफ मतलब सेक स्क्वायर एक्स बराबर, देखिए अब आप लिखेंगे साइन एक्स गुणा आई एफ डी एक्स, और देखो यहां पर ये समाकलन का चिन्ह। अब फिर आप देखिए कि y गुणा सेक स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स तो हमने ऐसे ही रखा, एक सेक एक्स को तो हमने ऐसे ही रखा और एक सेक एक्स को हमने 1 कॉस एक्स लिख दिया, dx चल ही रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो ये देखो ये वाला साइन एक्स और ये बटे में कॉस एक्स ये मिलकर टेन एक्स बन जाएगा। तो y गुणा सेक स्क्वायर एक्स बराबर देखिए ये आ जाएगा सेक एक्स, ये तो चल ही रहा था पहले से, और साइन एक्स बटे कॉस एक्स हमने टेन एक्स लिख दिया और ये dx हो गया। तो अब आप देखो ये आ गया y गुणा सेक स्क्वायर एक्स बराबर, इसका समाकलन करोगे सेक एक्स टेन एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक एक्स बनता है प्लस कांस्टेंट तो जरूर आएगा। तो ये आपके पास व्यापक हल आ चुका है। अब चूंकि आपको तो विशिष्ट हल चाहिए, तो विशिष्ट हल के लिए उन्होंने कंडीशन दी है कि यदि x का मान पाई बटे 3 है तो y का मान 0 आपको लगा देना है। तो यहां पर लिख देते हैं यदि x बराबर पाई बटे 3 तो y बराबर 0, अर्थात आप इस व्यापक हल में x का मान पाई बटे 3 लगाओ और y का मान 0। तो देखिए यहां लगाएंगे 0 गुणा सेक स्क्वायर पाई बटे 3 बराबर सेक x की जगह पाई बटे 3 लगाया प्लस सी। अब आप ये देखो कि यहां पर 0 का मल्टीप्लाई हम किसी से भी करेंगे ये पूरा 0 ही हो जाएगा, तो ये तो पूरा हमने 0 लिख दिया बराबर ये सेक पाई बटे 3 मतलब सेक 60 डिग्री हो जाएगा। सेक 60 डिग्री आपके पास 2 होता है और ये प्लस सी हो गया, तो सी का मान आपके पास -2 आ जाएगा। अब आपको देखो अचर की वैल्यू भी पता लग गई कि आखिर कितनी है, तो सी की वैल्यू -2 आ गई। तो अब आप विशिष्ट हल आसानी से लिख सकते हैं, जो आपके पास व्यापक हल था उसमें आप सी की वैल्यू -2 लगा दीजिएगा और विशिष्ट हल आ जाएगा। तो देखिए ये था आपके पास व्यापक हल, इसमें हम c की वैल्यू -2 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स -2। तो इस तरीके से आपका ये विशिष्ट हल हो जाएगा। चलो अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2xy बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अवकल समीकरण हो गया। और देखो आपको एक विशिष्ट हल जो दिया हुआ है उसके लिए कंडीशन दी है y बराबर 0 यदि x बराबर 1 है। तो देखिए सबसे पहले आप व्यापक हल निकालोगे, उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दोगे तो आपको विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि कैसे भी हम इसको हल कर पाएं। तो देखिए सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स ही निकाल लें। तो डी वाई बटे डी एक्स दिया हुआ है लेकिन जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए था, यहाँ पर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ पर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग कर देते हैं। तो आपने भाग किया तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा वाई बराबर ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास देखिए आ गया। अब यहां पर आप एक बात ये गौर करो कि ये आपके पास डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इस तरीके की फॉर्म दिखाई दे रही है। कैसे? क्योंकि देखो p और q यहां पर अचर होने चाहिए थे या x के फलन होने चाहिए थे। तो देखिए ये भी x का फलन है और ये भी x का फलन है। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि ये जो अवकल समीकरण आपके पास लिखा हुआ है ये LDE है, मतलब रैखिक अवकल समीकरण है।
तो रैखिक अवकल समीकरण जैसे ही आपको पता लगा तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले तो हम समाकलन गुणक निकालेंगे, अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम IF से प्रदर्शित करते थे। तो अब ये देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, उसको निकालते हैं। e की घात ये हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहां पर अगर हम देखें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर dt। तो देखो 2x dx, देखिए 2x dx ये जैसे दिखाई दिया हम तुरंत इसकी वैल्यू dt लगाएंगे, तो e की घात dt बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो जो हर में है उसकी जगह तो हमने t माना ही है तो बटे t लिख दिया, और यहां पर देखिए समाकलन का चिन्ह। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया e की घात 1 बटे t का समाकलन t के सापेक्ष करोगे तो ये ln t आपके पास आ जाएगा। फिर आप ये देखिए कि यहां पर आपके पास e आधार है और यहां पर भी कुछ नहीं लिखा, मतलब ln का आधार तो हमेशा e होता है। तो यहां पर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे कि आधार जब समान होता है तो वैल्यू सीधे लिख देते हैं जो ये लिखी होती है, तो t आ गई। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर या हम बोल सकते हैं समाकलन गुणक, ये t आ गया। लेकिन एक्चुअल में तो t तो आपने माना था, t तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर था, तो IF आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखें t नहीं लगाना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगाना है हर जगह IF। तो अब ये देखो यहां से हम व्यापक हल निकालते हैं। तो देखिए व्यापक हल आपके पास फॉर्मूला होता है y इंटू IF, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर q देखिए आपके पास है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये देखिए मैंने यहां पर लगा दिया, इंटू IF मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx आ गया, मतलब दोबारा समाकलन करना होगा हमें। फिर आप देखो कि एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बेसिकली 1 है, यहां पर पावर 2 है, तो एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ये आपके पास बचा केवल एक पावर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये आपके पास tan इनवर्स x के बराबर आता है। तो यहां पर देखो मैं पूरा लिख देता हूं, y कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x प्लस c, ये आपके पास आ गया। अब यहां से आप ये देखो कि ये आपके पास व्यापक हल आया है, क्योंकि देखो इसमें c आ गया, अभी तो c हटाना पड़ेगा क्योंकि विशिष्ट हल चाहिए। तो c को हटाने के लिए देखिए आपको दिया हुआ है कि x का मान यदि आप 1 लगाओगे तो y का मान 0 है। तो देखिए यहां पर x बराबर 1 और y बराबर 0 हम लगा देते हैं। तो देखो y का मान 0 लगाते हैं तो ये देखो 0, x का मान 1 तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 बराबर tan इनवर्स x का मान 1 लगाना था प्लस c, ये आ गया। अब 0 का देखो गुणा करना है, किसी से भी करेंगे 0 ही आएगा। tan इनवर्स 1 देखो ये आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ा था, ये पाई बटे 4 के बराबर होता है, और प्लस c, तो c का मान देखिए यहां से माइनस का पाई बटे 4 आ जाएगा। अब अगर आपके पास c का मान आ गया पाई बटे 4 और मान लीजिएगा आप व्यापक हल वाले को पहला समीकरण मान लें, तो इसलिए विशिष्ट हल, अब आप समीकरण संख्या 1 में c का मान माइनस पाई बटे 4 लगा दोगे तो विशिष्ट हल आ जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा y गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए यहां पर ये कोष्टक है केवल, बराबर tan इनवर्स x, और c का मान देखिए माइनस पाई बटे 4 लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास विशिष्ट हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर हम बढ़ते हैं। अभी इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। आपके पास देखिए अवकल समीकरण दिया हुआ है dy बटे डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स बराबर साइन 2x, और देखिए अगर आप विशिष्ट हल निकालेंगे तो उसके लिए आपको अचर की वैल्यू चाहिए होगी, अचर पद की। तो उसके लिए देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर x का मान पाई बटे 2 है तब y का मान आपके पास 2 लगाना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर अवकल समीकरण लिख लेते हैं जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, dy बटे डी एक्स, देखो प्लस यहाँ पर मैं माइनस 3 कॉट एक्स साथ में लिख देता हूँ, और यहाँ देखो y आ गया बराबर साइन 2x आ गया। अब ये हमने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि अब देखो आपको ये एक फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस रूप में देखो दिखाई दे रहा है, जहां पर p और q x के फलन होंगे या अचर होंगे। तो देखो ये x का फलन है, ये भी x का फलन है। तो ये जो फॉर्म होती थी वो होती थी LDE, मतलब रैखिक अवकल समीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे। तो समझ में आ गया कि ये भी LDE है, मतलब एक रैखिक अवकल समीकरण है।
तो जब भी रैखिक अवकल समीकरण आएगा तो आपने ध्यान दिया था कि हम हमेशा सबसे पहला काम जो करेंगे वो होता है समाकलन गुणक निकालेंगे, अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो देखो ये आपके पास हो जाएगा e की घात, ये जो वैल्यू होती है p अर्थात -3 cot x का समाकलन करोगे e की घात में, तो देखो e की घात -3 तो अचर राशि है, ये आपने ऐसे लिख दी। cot x का समाकलन यदि आप करेंगे तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा log sin x या फिर ln sin x आप लिख सकते हो, क्योंकि बेस e ही रखना होता है log का, तो हमने ln लिख दिया। अब आप ये देखो हम -3 को हटाना चाहेंगे कैसे भी, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो -3 है बेसिकली इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा IF बराबर e की घात ln साइन x की घात -3। तो देखो ये भी आधार e है और यहाँ पर भी आधार e होता है, ln जब भी लिखा होता है तो आधार e ही होता है, तो ये वैल्यू बेसिकली आ जाएगी IF बराबर साइन x की घात -3, जिसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 साइन x की घात 3, और थोड़ा अगर समझें तो ये साइन क्यूब एक्स को ही लिखते हैं इस तरीके से। तो IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया 1 साइन क्यूब एक्स। अब देखिए अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो आप यहां पर देखो व्यापक हल आसानी से निकाल सकते हो। देखिए व्यापक हल आपके पास हो जाएगा y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 साइन क्यूब एक्स बराबर q मतलब ये देखो साइन 2x इंटू IF 1 साइन क्यूब एक्स इंटू dx, मतलब दोबारा समाकलन करना है। फिर आप देखो कि y साइन क्यूब एक्स, ये तो जैसे का तैसे रहेगा, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। समाकलन आपको इधर करना है, तो आप इधर सोचेंगे कि कैसे आप समाकलन कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके। तो देखो साइन 2x है तो आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा था साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन क्यूब एक्स, देखो यहाँ पर भी है तो मैं इसे साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स लिख लेता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे। देखिए साइन एक्स और एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बटे साइन एक्स ये आपके पास कॉट एक्स होता है, और देखो कुछ भी नहीं लिखा है मतलब एक लिखा हुआ बेसिकली, तो 1 साइन एक्स कॉसेक एक्स होता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमने साइन क्यूब एक्स को ऐसे अलग अलग क्यों लिखा, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो हो जाएगा y बटे साइन क्यूब एक्स बराबर, देखो दो तो हमने बाहर ले लिया, अब ये आपके पास आ गया कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स dx। अगर आप अब देखो इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये आपके पास हो जाएगा y बटे साइन क्यूब एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स, और देखो दो पहले से था तो ये -2 कॉसेक एक्स लिख देता हूं प्लस c हो जाएगा। तो ये आपके पास व्यापक हल तो आ गया। अब लेकिन आपको तो विशिष्ट हल निकालना है, तो उसके लिए आपको देखो संबंध दिया हुआ है कि x का मान जब आप पाई बटे 2 लगाओगे तो y का मान आप 2 लगा देना। तो यहां पर हम x बराबर पाई बटे 2 और y का मान 2 लगा देते हैं। तो देखिए y का मान 2 लगाया बटे ये आ जाएगा साइन क्यूब पाई बटे 2 बराबर -2 गुणा कॉसेक पाई बटे 2 प्लस c, ये आपके पास देखो आ गया। फिर आप देखेंगे यहां से कि साइन पाई बटे 2 तो 1 होता है, तो इसका क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, तो 2/1 मतलब 2 आया बराबर -2 कॉसेक पाई बटे 2 1 होता है तो आपने ऐसे रहने दिया प्लस c आ गया, तो c का मान देखिए आपसे आपके पास 4 आ गया। अब यदि c का मान आपके पास 4 आ गया तब तो आप विशिष्ट हल आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि व्यापक हल में अगर आप कांस्टेंट का मान ही लगा दें तो विशिष्ट हल कहलाता है वो। तो देखिए व्यापक हल था आपके पास y बटे साइन क्यूब एक्स बराबर -2 कॉसेक एक्स प्लस c, लेकिन c की जगह आपने 4 लगाया। तो इस तरीके से देखिए ये आपके पास विशिष्ट हल हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको किसी और तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हो, जैसे देखिए साइन क्यूब एक्स का हम पक्षांतर करते हैं तो गुणा में हो जाएगा, तो y बराबर -2 कॉसेक एक्स, साइन क्यूब एक्स को देखो मैं साइन एक्स गुणा साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, प्लस यहां पर 4 साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। ये हमने इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि देखिए कॉसेक एक्स इंटू साइन एक्स करोगे तो ये बेसिकली 1 आएगा, क्योंकि साइन एक्स क्या होता है 1 कॉसेक एक्स, तो कट जाएंगे वो। तो ये आ जाएगा y बराबर -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये भी आपका एक रूप हो गया जिसमें आप उत्तर दे सकते थे। तो इस तरीके से आप कोई भी रूप दीजिएगा अपने विशिष्ट हल का, दोनों ही उत्तर बिल्कुल सही हैं।
चलिए अब प्रश्न संख्या 16 पर बढ़ते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये प्रश्न में आपको भाषा दी हुई है कि डायरेक्ट अवकल समीकरण बना के नहीं दे दिया गया जैसा कि हम पिछले प्रश्नों में देख रहे थे। तो सबसे पहले तो यहां पर हमें एक अवकल समीकरण बनाना पड़ेगा। अब उस अवकल समीकरण को बनाने के लिए आपको देखो यहां पर दिया हुआ है कि किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो देखो आप जानते हो प्रवणता अगर उस बिंदु पर निकालेंगे तो वो आपके पास dy बटे dx आ जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार आपको बोला गया है कि जो प्रवणता है स्पर्शरेखा की वो dy बटे dx, यहां पर मैं लिख देता हूं स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो dy बटे dx देखिए आपको बराबर बोला गया है निर्देशांकों के योग के। तो निर्देशांक आपके पास x, y होंगे तो इनका योग x प्लस y हो जाएगा आपके पास। अब आप ये देखो कि बेसिकली आपके पास वक्र का समीकरण अवकल समीकरण आ गया। अब आपको वक्र का समीकरण निकालना है। अब वक्र का समीकरण भी दो तरीके के हो सकते हैं, व्यापक हल या विशिष्ट हल। तो अब आप यहां पर ये देखो सबसे पहले तो हमारे पास व्यापक हल आता है, उसमें तो कोई दिक्कत हमें है ही नहीं। लेकिन यहां पर आपको बोला गया कि मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण निकालना है। जैसे ही मूल बिंदु समझ में आया आपको तुरंत क्लिक किया कि x का मान 0 और y का मान 0। इसका मतलब अब आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है, x का मान और y का मान दोनों का 0 लगाकर। और कांस्टेंट की यदि वैल्यू आ जाएगी तो आप तो विशिष्ट हल तो निकाल ही सकते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया कि विशिष्ट हल हमको बेसिकली यहां पर निकालना है। तो देखिए अब आप यहां पर लिखेंगे dy बटे dx। y को अगर हम पक्षांतर करें तो ये माइनस वाई बराबर x आ गया। और इस माइनस वाई को भी देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं dy बटे dx प्लस देखिए -1 इंटू वाई बराबर x। तो आप देख रहे हो ये आपके पास dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q इस फॉर्म का दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो p और q या तो x के फलन होंगे या अचर पद होंगे। तो देखो ये अचर है और ये x का फलन है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि ये आपके पास अब रैखिक समीकरण बन गया, रैखिक अवकल समीकरण या एलडीई। तो उसमें आपने सीखा था जैसे ही आपको समझ में आए रैखिक अवकल समीकरण है आप तुरंत समाकलन गुणक निकालेंगे, अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो वो आपके पास आ जाएगा e की घात -1 इंटू डी एक्स। तो ये आ गया e की घात -x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि आपके पास आ गया तब आप व्यापक हल तो आसानी से निकाल सकते हो। ये हो जाएगा y गुणा if मतलब e की घात -x बराबर x गुणा e की घात -x का दोबारा समाकलन करेंगे हम। अब ये देखो यहां पर आपके पास दो फलन हैं गुणनफल में, एक है x और एक है e की घात -x। तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको आइलेट से देखना पड़ेगा कि किसकी वरीयता सबसे पहली होगी और किसकी दूसरी होगी। तो x होता है बीजगणितीय फलन मतलब a, e की घात -x एक्सपोनेंशियल फंक्शन या हम बोल सकते हैं चरघातांकी फलन होता है अर्थात e। तो वरीयता हमेशा ऊपर से देखी जाती है। तो देखो a वाले की पहली वरीयता हो जाएगी, e वाले की दूसरी वरीयता हो जाएगी। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। तो आप ये देखो आपके पास हो जाएगा y इंटू ई की घात -x बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड फलन का समाकलन। तो समाकलन e की घात -x बटे -1 आया, माइनस पहले फलन का अवकलन मतलब x का अवकलन 1 आया, दूसरे फलन का समाकलन ये आ गया और इसका फिर से समाकलन करना होगा आपको। तो आप ये देखो ये -x के बजाय -1 होगा आपके पास, माइनस और ये देखो माइनस तो ये प्लस हो गया e की घात -x dx। देखिए माइनस हमने बाहर लिख दिया मतलब ऊपर, तो ये आ गया किस इस तरीके से और ये y इंटू ई की घात -x आ गया। तो देखो अगर आप इसको देखोगे ढंग से तो ये आ गया y इंटू ई की घात -x बराबर -x इंटू ई की घात -x। अब ई की घात -x का समाकलन करोगे तो ई की घात -x बटे -1 आएगा, लेकिन वो हमने यहाँ पर कर दिया माइनस ही तो लगाना है बेसिकली। और यहाँ पर देखो प्लस सी आपके पास आ गया। अब आप चाहो तो वैसे तो इसको थोड़ा सरल कर सकते थे, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो ये व्यापक हल आपके पास आया है, लेकिन आपको तो बोला गया है 0,0 से गुजर रहा है जो हमारा ये वक्र है। तो इसका मतलब 0,0 से हम इसको गुजार देंगे, अर्थात x का मान भी 0 और y का मान भी 0 लगाएंगे। ये x होता है और दूसरा वाला निर्देशांक y का होता है। तो देखिए लगाइए y का मान 0 इंटू ई की घात -0 बराबर x का मान 0 इंटू ई की घात -0 माइनस ई की घात -0 प्लस सी।
देखो ये पूरी वैल्यू 0 क्योंकि 0 का गुणा, ये भी 0 का गुणा, ये आ गया माइनस ई की घात -0 मतलब 1 प्लस सी, तो सी का मान देखिए आपके पास 1 आ गया। और जैसे ही आपको सी का मान मालूम पड़ा, अब आप देखिए वक्र का समीकरण बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए वक्र का समीकरण लिख देते हैं। आपके पास जो व्यापक हल आया है उसमें आप c की वैल्यू 1 लगा देंगे। तो देखिए यहां पर हम 1 लगाएंगे तो y इंटू ई की घात -x बराबर -x इंटू ई की घात -x माइनस ई की घात -x प्लस 1। वैसे तो आपका ये वक्र का समीकरण हो गया। अब आप ये देखो कि ई की घात -x को अगर हम भाग कर दें तो ये आ जाएगा y बराबर -x माइनस 1 प्लस 1 बटे ई की घात -x। -x और -1 को हम पक्षांतर भी कर देते हैं, तो आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 बराबर, और e की घात -x को ऊपर ले जाएंगे तो e की घात x आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इस वक्र का समीकरण भी आ गया और यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाप से 5 अधिक है। तो देखिए यहां पर भी आप देख रहे हैं कि आपको अवकल समीकरण डायरेक्ट तो नहीं दिया गया, बस आपको एक कंडीशन दी हुई है और उसके हिसाब से आपको अवकल समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको बोला गया किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग। तो सबसे पहले मान लीजिएगा, माना बिंदु अगर x, y है तो जो निर्देशांक होंगे वो x और y हो गए, अब उनका योग जो होगा वो x प्लस वाई हो गया। फिर बोला गया है कि जो उनका योग है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाप से 5 अधिक है। मतलब देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, dy बटे dx, और उससे 5 अधिक आपने कर दिया। तो ये आपके पास देखो बन गया, ये समीकरण संख्या 1 मान लिया, यही आपके पास प्रश्न के अनुसार आपने कंडीशन लगाई है। तो अब आप ये देखोगे कि कैसे भी हम इस अवकल समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए dy बटे dx आपके पास ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5। अब यहां पर आप ये देखो कि हम चलिए इसको तो कैसे भी हल करेंगे, बाद में आपको बोला गया वक्र का समीकरण ज्ञात करना, और ध्यान रख दें कि बोला गया 0,2 बिंदु से ही गुजर रहा है वक्र, अर्थात आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है क्योंकि 0,2 का यूज आप अचर पद को निकालने में करेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे dy बटे dx प्लस -1 इंटू वाई बराबर x माइनस 5। देखिए हमने क्या किया कि y को पक्षांतर कर दिया y तरफ। तो आप देखो ये आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म है, dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस तरीके की आपके पास ये फॉर्म है जहां पर p और q देखिए आपके पास x के फलन होंगे या अचर पद होंगे। तो देखिए ये अचर पद है और ये x का फलन है पूरा। तो इस तरीके से आपके पास ये समझ में आ गया कि ये पूरी LDE अर्थात रैखिक अवकल समीकरण हो गया। अब चूंकि रैखिक अवकल समीकरण हो गया तो आपने सीखा था आप तुरंत सबसे पहले समाकलन गुणक निकालोगे, अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम IF से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो वो आएगा e की घात -1 इंटू डी एक्स। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा e की घात -x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो आपने निकाल लिया, अब आप यहां पर देखो व्यापक हल निकालोगे। तो यहां लिख देते हैं व्यापक हल। देखिए व्यापक हल आपके पास हो जाएगा y इंटू आई एफ मतलब e की घात -x बराबर q मतलब x माइनस 5 गुणा e की घात -x इंटू डी एक्स। ये आपके पास हो गया और इसका समाकलन। अब चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए आपके पास ये दो फलन है, एक है x माइनस 5 और एक है e की घात -x। अब आपको देखना है कि कैसे इसको हल करेंगे। तो देखिए दो फलनों का गुणनफल है तो आइलेट फॉर्मूला लगाओ। x माइनस 5 एक एल्जेब्रिक फलन है और e की घात -1 एक एक्सपोनेंशियल फलन है, मतलब चरघातांकीय फलन। वरीयता देखेंगे तो ऊपर से देखते हैं तो ये देखो पहला फलन हो जाएगा और e की घात -x वाला दूसरा फलन हो गया। अब फॉर्मूला आप लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फलन ऐसे ही लिख दिया गुणा दूसरे फलन का समाकलन, तो e की घात -x का समाकलन e की घात -x बटे -1 हो जाएगा, माइनस पहले फलन का अवकलन, तो x माइनस 5 का अवकलन 1 - 0 मतलब 1 ही आया बेसिकली, लेकिन मैंने 1 - 0 लिख दिया आपके लिए।
दूसरे फलन का समाकलन e की घात माइनस एक्स बटे माइनस एक हो गया इंटू डी एक्स आ गया। तब आप देखो ये आपके पास हो गया y गुणा e की घात माइनस एक्स बराबर, देखो माइनस हम अंश में भी ले जा सकते हैं, x माइनस 5 इंटू ई की घात माइनस एक्स, देखो ये माइनस 1 और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये आ गया e की घात माइनस एक्स डी एक्स। अब आप ये देखो यहां से अगर आप e की घात माइनस एक्स का समाकलन करो तो ये आ जाएगा e की घात माइनस एक्स बटे माइनस 1 आएगा, तो माइनस हमने बाहर ले लिया। यहां पर देखिए माइनस एक्स माइनस 5 इंटू ई की घात माइनस एक्स चल ही रहा है बराबर, और ये देखो y इंटू ई की घात माइनस एक्स चल रहा है। और जब आपने सब समाकलन कर दिए तो एक तरफ आप कांस्टेंट लगा दो, चाहे बाईं तरफ चाहे दाईं तरफ, बस एक तरफ आप लगा देंगे तो ये देखो आपके पास व्यापक हल आ गया। अब आप ये देखो व्यापक हल तो आपके पास आ गया, अब कैसे भी आप इस c को हटाएंगे तभी तो विशिष्ट हल आएगा अर्थात वक्र का समीकरण। तो आप देखो यहां पर बोला गया है 0,2 से गुजर रहा है बिंदु, सॉरी वक्र, तो यहां पर हम लिख देते हैं 0,2 से गुजारने पर, इसका मतलब 0 जो होता है, जो पहला निर्देशांक होता है वो है x निर्देशांक, और जो 2 है अर्थात y निर्देशांक हो गया। तो x की जगह हम 0 लगाएंगे, y की जगह 2 लगाते हैं। चलिए 2 e की घात माइनस 0 बराबर माइनस 0 माइनस 5 e की घात माइनस 0 माइनस e की घात माइनस 0 प्लस c, ये आपके पास आ गया। फिर आप देखिए e की घात माइनस 0 1 हो गया तो 2 गुणा 1 2 आ गया बराबर माइनस 5 है और माइनस यहां पर है तो 5 आ गया, e की घात माइनस 0 1 हो गया माइनस e की घात माइनस 0 दोबारा 1 कर दिया प्लस c आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए यह आ जाएगा 2 बराबर 4 प्लस c, तो c का मान आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। अब आपने देखा c का मान तो आपके पास माइनस 2 आ गया, तो इस तरीके से अब आपके पास वक्र का समीकरण या हम बोल सकते हैं विशिष्ट हल आ जाएगा। देखिए हम व्यापक हल में c का मान माइनस 2 लगा देते हैं, तो देखो ये आ जाएगा y गुणा e की घात माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 5 e की घात माइनस एक्स माइनस e की घात माइनस एक्स और c का मान माइनस 2 आपने लगा दिया तो ये आपके पास आ गया। वैसे तो ये आपका उत्तर हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो देखो इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं, आप e की घात माइनस एक्स से भाग कर दीजिएगा दोनों तरफ, तो देखिए यहां पर आएगा y, यहां पर आएगा माइनस एक्स माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 बटे ई की घात माइनस एक्स, आपने ई की घात माइनस एक्स से भाग कर दिया यहाँ पर। फिर आप देखिए y बराबर ये आ गया माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस का 5 और देखो माइनस का 1 तो प्लस का 4 आ गया, माइनस 2 ई की घात एक्स हो जाएगा क्योंकि जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे। अब हम माइनस एक्स को पक्षांतर कर देते हैं बाईं तरफ, तो ये आपके पास देखिए हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4 माइनस 2 गुणा ई की घात ई की घात x। तो इस तरीके से आपका ये भी एक रूप हो जाएगा उत्तर का। तो आप कोई सा भी फॉर्म लिख सकते हैं अपने आंसर की, दोनों ही आंसर आपके पास बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 18 पर हम आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि अवकल समीकरण x dy बटे डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x² का समाकलन गुणक है। और देखिए आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं a, b, c तथा d, और सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम इस अवकल समीकरण को ही लिख लेते हैं, यह है x dy बटे डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x²। अब आप ये देखो कि आपको ये देखना है कि ये कैसी फॉर्म है, तो यहां पर देखो dy बटे डी एक्स का गुणांक x है, लेकिन आप तो चाहते हैं हमेशा गुणांक 1 होना चाहिए, इसका मतलब आप x से भाग देंगे, तो यहां पर हम लिख देते हैं x से भाग देने पर, स्वाभाविक सी बात है जो आप x से भाग दे रहे हो वो दोनों तरफ दोगे, तो ये आ जाएगा dy बटे डी एक्स माइनस 1 बटे एक्स वाई बराबर 2x² बटे x आ जाएगा। चलिए मैं यहां पर भी x बटे x लिख देता हूं क्योंकि आपने भाग दिया है। अब आप ये देखोगे कि देखो x से x ये कैंसिल हो गया और इस x से एक x यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा dy बटे डी एक्स माइनस यहां पर मैं प्लस और माइनस 1 बटे एक्स इंटू वाई बराबर 2x इस तरीके से लिख देता हूं। तो आप देखो ये आपके पास एक फॉर्म दिखाई दे रही है dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस फॉर्म की दिखाई दे रही है ये वाली इक्वेशन। आप जानते थे यहां पर P और Q या तो x के फलन हो या अचर पद हो, तभी हम बोलते थे ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो आप देखो ये भी x का फलन है और ये भी x का फलन है, अर्थात आपको ये समझ में आ गया कि ये LDE है, मतलब हम बोल सकते हैं रैखिक अवकल समीकरण।
अब देखिए रैखिक अवकल समीकरण यदि आपके पास आ गया तो आप इसको हल तो बाद में करेंगे, क्योंकि आप देखो यहां पर आपको बोला गया है कि समाकलन गुणांक आपको चाहिए। तो देखिए समाकलन गुणक यहां पर हम देख लेते हैं क्या होता था। तो समाकलन गुणक हम इस प्रश्न में पहले बाद में निकालेंगे, पहले हम यहां पर देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए समाकलन गुणक मतलब जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते थे वो होता था e की घात माइनस पी, सॉरी e की घात माइनस नहीं होता था, p होता था, केवल p dx ये होता था आपके पास। अब आप इसी बात का यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर देखो समाकलन गुणक अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस प्रश्न में हो जाएगा e की घात, p की जगह अब आप माइनस 1/x पूरा लगाएंगे ये, तो ये हो जाएगा माइनस 1/x dx। अब देखो बराबर माइनस तो अचर राशि है तो आपने बाहर ले लिया, 1/x का समाकलन x के सापेक्ष करेंगे तो ln x आ गया। वैसे तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही है, अगर विकल्प में दिया है तो देखो आप कहीं नहीं दिया है विकल्प में ऐसा, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं। अब आप देखो कि हम इस माइनस चिन्ह को इधर भेज सकते हैं, तो ये आ जाएगा e की घात ln x की घात -1। फिर आपने देखा कि देखो यहाँ पर आधार e है और यहाँ पर ln के संग हमेशा आधार e होता है, तो ये e और e आधार समान हो गया, तो सीधे जो होगा if आपके पास x की घात -1 बन जाएगा, अर्थात ये 1/x हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से समाकलन गुणक आपके पास अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि आपको विकल्प में क्या दिया हुआ है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप देखो 1/x आपके पास विकल्प सी में दिया हुआ है, अतः विकल्प सी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 9.6 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 19 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अवकल समीकरण 1 - y² गुणा dx/dy प्लस yx बराबर अल्फा y का समाकलन गुणक है। और देखिए आपको y बोला गया है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। वैसे आपको इतना गौर नहीं देना, अगर आप समझना चाहेंगे तो उसको भी हम आपको अंत में समझा देंगे। और आप देखो आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं ए, बी, सी तथा डी, और सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर अवकल समीकरण ही लिख लेते हैं, 1 - y² dx/dy प्लस yx बराबर ay। अब आप यहां पर देख रहे हो कि कैसे भी हम समाकलन गुणक की बात की गई है, अर्थात ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आप उससे भी नहीं समझते हैं तो आप 1 - y² से भाग दें, क्योंकि dx/dy या dy/dx इनका गुणांक आप हमेशा 1 बनाते हो। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 - y² से भाग देने पर। तो अगर आप भाग देंगे 1 - y² से तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1 - y² dx/dy, ये तो पहले से था, 1 - y² से आपने भाग दे दिया। yx देखिए आपके पास पहले से था, 1 - y² से आपने भाग दे दिया। ay आपके पास पहले से था, 1 - y² से आपने भाग दे दिया। तो अभी आप ये देखो कि 1 - y² और 1 - y² ये आपके पास कैंसिल हो गए, आपके पास बचा है dx/dy प्लस अगर हम x ऐसे लिख लें और y/1 - y² इसको हम ऐसे लिख दें, और ये हो जाएगा ay/1 - y²। अब आप गौर करो कि dx/dy यहां पर आपके पास दिया हुआ, इस बात का विशेष ध्यान रखें, dy/dx ना लिख दें, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे ये गलती कर देते हैं। प्लस px बराबर q, इस फॉर्म की देखो आपको दिखाई दे रही है इक्वेशन, जहां पर p और q देखियो या तो y के फलन होंगे या अचर पद होंगे। तो देखिए y के फलन है और यहां भी y का फलन है, तो dx/dy लिखा हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जब ऐसा होता था आपके पास, तब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर अर्थात समाकलन गुणक होता था e की घात p dy होता था यहां पर। लेकिन अब तो आपके पास ये है LDE मतलब रैखिक अवकल समीकरण। तो देखिए आपके पास समाकलन गुणक या हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो देखिए आपके पास हो जाएगा e की घात p मतलब y/1 - y² dy, ये आपके पास आ गया। अब आप ये देखो कि हम यहां पर इसको हल करेंगे, तो बेसिकली आपको जो पावर में दिया हुआ y/1 - y², इसका समाकलन करना आना चाहिए। बस अगर आप समाकलन कर लेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहां पर 1 - y² को t मान लेते हैं, तो देखिए -2y dy बराबर आपके पास dt आ जाएगा। तो y dy देखिए आपके पास आ जाएगा -1/2 dt। आप इसी बात का देखो यहां पर यूज करेंगे,
तो y इंटू डी वाई, देखो ये लिखा हुआ है, इसकी जगह -1/2 dt आप तुरंत लिख दोगे। तो देखो e की घात -1/2 तो अचर है तो हमने बाहर लिख लिया, ये dt आ गया, बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर है, इसको तो आपने देखिए t एज्यूम किया है तो ये आपने ये लिख दिया। तो ये हो जाएगा e की घात -1/2, 1/t का समाकलन t के सापेक्ष करोगे तो ln t आ जाएगा, और -1/2 जो पावर है आप इसको यहां पर भेज दोगे तो आ जाएगा e की घात ln t की घात -1/2। फिर आप देखिए यहां पर आधार e है और यहां पर भी आधार e ही होगा, क्योंकि ln के संग हमेशा आधार e होता है। तो इस तरीके से जब आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा केवल t की घात -1/2। मैं यहां पर प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं लॉग की, कि अगर आपके पास आधार a है और यहां पर देखो लॉग a b लिखा हुआ है, मतलब यहां पर लॉग का आधार भी a है, तो ये हमेशा b के बराबर होता है। ये आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी है, तो यही हमने यहां पर यूज किया। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा t की पावर 1/2 हमने ये लिख दिया, और -1 है तो 1/√t आ गया। अब आप ये देखो कि कैसे हम यहां पर 1/√t आया, लेकिन एक्चुअल में तो हमें y और x में सब कुछ लाना होगा, t तो हमने अपनी तरफ से यूज किया था, तो t का मान 1 माइनस वाई स्क्वायर आपके पास है। तो इस तरीके से देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास हो जाएगा 1/√, में t की जगह हम 1 माइनस वाई स्क्वायर लगा देते हैं, तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर हम आपको यह समझा देते हैं कि वहां पर आपको देखो प्रश्न में दिया हुआ था कि y का मान -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, देखिए दिया हुआ था यहां पर आपके पास -1 से 1 के बीच में। तो अब उसको समझ लेते हैं ऐसा क्यों दिया था। देखिए हमने आपको पहले ही बोला है कि जब भी ऐसा दिया हो तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो बस अपना सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप शुरू से ही इसके पीछे पड़ गए कि क्यों दिया है तब आप नहीं समझ पाओगे इसे और गलती कर सकते हो कुछ। तो अब आप देखो कि आपका ये उत्तर आया है, अगर y का मान -1 से 1 के बीच में नहीं है रखा हमने, मतलब कुछ और रखा -1 से 1 के बजाय, तो आप देखोगे कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, और हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू अपरिभाषित होती है। इसका मतलब ये डोमेन में ही नहीं होगा, मतलब प्रांत में ही नहीं होगा। अब चूंकि अगर ये प्रांत में नहीं होगा तो हमारा एक क्वेश्चन ही बेसिकली गलत हो जाएगा, मतलब प्रॉपर बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि y का मान -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, और यही हमारा उत्तर होगा। अब चूंकि आप देखो हमको तो सही विकल्प का चुनाव करना है, तो देखते हैं 1/√, में 1 माइनस वाई स्क्वायर, देखिए आपके पास विकल्प डी में दिया हुआ है, अतः विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।